हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मैं अंकुर दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए, सो सेशन की शुरुआत हम करते हैं। आज हमारे लिए मौर्य वंश का सेकंड नंबर का टॉपिक है, इसको आज हमें कवर करना है। तो मौर्य वंश में पूरा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। पूरा का मतलब ये होता है कि आज हम चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को और अशोक को, इनको आज हम यहाँ पर क्या कवर कर लेंगे आज के सेशन में। कल जब हम मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे तो मौर्योत्तर काल में ठीक है, ये जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है मौर्य धर्म की, इसको हमें कवर करना है और इसके साथ साथ डिटेल से हर एक चीज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप सभी ने देखा होगा, एक 2019 में आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि तीर्थ क्या होता है। जो मौर्यकालीन अधिकारी थे उनको तीर्थ कहा जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस रैंडमली आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है दंड पाशक आपसे पूछ ले, सीता अध्यक्ष आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो वो सारी चीजें हमें आज के सेशन में कवर करते हुए चलना है। सो डियर, मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर। प्लस को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स 70 प्लस आ रहे हैं तो आपको मेंस के कोर्सेज जरूर ज्वाइन करने चाहिए। हमने अभी आपके लिए 20% का डिस्काउंट रखा हुआ है, जो कि हर एजुकेटर के कोड पर मिलता है। अगर आपको मेरे शॉर्ट नोट्स अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका, तो आप मेरे कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आपको 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। फिर आप प्लस सेशन पर जितने हमारे आइकॉनिक बैचेस शुरू हुए, आप इनको एनरोल कर सकते हैं। काफी सारी बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। फ्री पीडीएफ्स है, 1-to-1 एजुकेटर्स हैं, लाइव मेंटरशिप है, ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर प्रोवाइड होंगी। तो 13 तारीख से हमने एक नया बैच कोर्स शुरू किया था। इसके अलावा 21 तारीख से, कल से हमारा एक नया बैच कोर्स शुरू होने वाला है। तो सब्सक्रिप्शन लेकर आप इसमें एनरोलमेंट अपना करवा सकते हो। तो 2023 के लिए एक रैपिडली हमने 4 मंथ्स का भी बैच शुरू यहाँ पे किया हुआ था। ओके, सो इन कोर्सेज को आप जोड़ सकते हो। और इसके अलावा मैं बहुत जल्द इंग्लिश मीडियम के लिए एक कोर्स लेकर आ रहा हूं, जिसमें केवल और केवल हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ना केवल इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए केवल 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और यू वोंट बिलीव, हर सब्जेक्ट के हम 500 के आसपास 3 मार्कर्स करने वाले हैं। हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री के 500 3 मार्कर्स, फिर उसके बाद मिडाइवल के, मॉडर्न के, फिर जनजातियों के। तो इसी तरह से पूरे के पूरे 500 के आसपास हम हर एक टॉपिक के 3 मार्कर्स करेंगे, केवल 3 मार्कर्स, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए 5 मार्कर्स क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। सो इन कोर्सेज को आप ज्वाइन करिए और एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और जनजातियों वाले टॉपिक्स और जो डायनेस्टीज थी, सारी एक साथ रन होने वाली हैं। कल तक मैं आपसे यूनिट 4 का थंबनेल शेयर कर दूंगा, जो कि हमारा प्लस पर 25 या 26 तारीख से शुरू होने वाला है। तो सुबह 8 बजे हम एंशिएंट पढ़ेंगे, फिर हम मिडाइवल पढ़ेंगे, मॉडर्न भी पढ़ेंगे और यूनिट 4 भी कवर करेंगे। और वीकेंड पर आपका यूनिट 5 कवर होगा। इस वीकेंड से 22 और 23 से आपकी वीकेंड पर क्लासेस होने वाली हैं आपकी यूनिट 5 की। तो इनके टाइमिंग्स जो है मैं आपको बता दूंगा। तो आज हम जिसको कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं मौर्य वंश को यहाँ पे कवर। कल जब हम मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे तो मौर्योत्तर काल में मैं आपको कुषाण हो गया, कुषाण के साथ साथ जो हमारे भारत पर जो बाहर की जनजातियों ने जो आक्रमण किया था, कुषाण्स हो गए, पल्लव्स हो गए, पार्थियंस हो गए, शक हो गए, इनके बारे में हम कवर करेंगे। और एक ही क्लास में आपका मौर्योत्तर में जो मौर्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, कला और संस्कृति में जो इनका योगदान था, उस अगली क्लास में ये वाला सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। फिर आपका 25 तारीख से संगम काल यहाँ पे शुरू होगा। संगम काल के बारे में बताऊंगा आपको। फिर ये सीक्वेंस से 3 अगस्त तक आपका तुर्की आक्रमण, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स के थ्रू कवर है। मिडाइवल हिस्ट्री में आज हमने कहां तक कवर कर लिया है? तुगलक वंश तक कवर कर लिया है। कल मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक तक पढ़ा दिया था। आज इसके बाद हम फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे। तुगलक वंश को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर भी शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपकी स्टोरी चल रही है। सो सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं डियर। 10% नहीं, अभी 22 तारीख तक 20% का डिस्काउंट है मेरे कोड पर। तो जब भी लें सब्सक्रिप्शन, यूज माय कोड ADYT, जो आपको 10% का डिस्काउंट नहीं, 22 तारीख तक 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ओके, आइए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। आज हमें पढ़ना है मौर्य वंश के बारे में। तो कल तक आपको याद होगा मैंने धनानंद तक आपको पढ़ा दिया था। जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था वो धनानंद पर खत्म हुआ था। अब हमें धनानंद के बाद आगे की टॉपिक्स को पढ़ना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कवर करने वाले हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कवर करने के पहले एक और टॉपिक था, वो शायद मिस हो गया था हमसे, वो था सिकंदर वाला।
रुको हम उसको कवर कर लेते हैं। कीबोर्ड सिकंदर वाला टॉपिक मुझसे मिस हो गया था, मैं 1 मिनट आपको फटाफट उसका रिवीजन करवा देता हूँ। इसके आपको मैं सिकंदर वाला टॉपिक करवा देता हूँ कवर। पहले थोड़ा सा उसका हिस्सा एक छूट गया था, सिकंदर आक्रमण का, है ना, ये वाला हिस्सा छूट गया था। तो एक बार नज़र मार लेते हैं हमने कहाँ तक कवर कर लिया है। ये पीडीएफ मैंने आपको कल भेज दी थी, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। नंदवंश पढ़ लिया था। नंदवंश के बाद सिकंदर का आक्रमण वाला हिस्सा छूट गया था, पहले इसको कवर कर लेते हैं सिकंदर के आक्रमण को, फिर इसके बाद हम आगे की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे। ओके, सिकंदर कौन था, सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ, है ना। तो डियर सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो सिकंदर पहला विदेशी आक्रमणकारी ऐसा नहीं था जो हमारे भारत में जिसने अटैक किया है। सिकंदर के पहले भी हमारे ऊपर ईरान का एक आक्रमणकारी था जो भारत के ऊपर आया था अटैक करने के लिए, सिंध प्रांत तक जो यहाँ पर आ गया था। तो उसके आक्रमण की जानकारी हमारे लिए प्राप्त होती है बोगजकोई का एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये कि केवल उस आक्रमण के बारे में नहीं बताता है जो साइरस का आक्रमण हुआ था सबसे पहले। साइरस के आक्रमण की जानकारी तो हमें उस समय के जो कहते ना, जो उस समय के साहित्य थे उससे हमें जानकारी मिल जाती है, जो विदेशी साहित्य थे। बोगजकोई इंस्क्रिप्शन से हमें विदेशी आक्रमणकारी मतलब जो आर्यंस वगैरह थे उनके इन्वेजन की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ऐसा पहला अभिलेख जो था भारत का, ठीक है, जो विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में हमें बताता है वो बोगजकोई का था। लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास का ये एक इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, जिसमें भारत के देवताओं के नाम का उल्लेख किया गया। ऐसे टोटल 4 देवता थे जिनका नाम के उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो जैसे कि इंद्र हो गए, नासत्य हो गए, अग्नि हो गए, है ना, वरुण हो गए, मित्र है। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख देवता थे जिनका उल्लेख बोगजकोई के इंस्क्रिप्शन में किया गया था, ठीक है। अब हमारे भारत के ऊपर आर्यंस आए, वो यहाँ पर रहना शुरू हो गए जो कि विदेशी थे। सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी की अगर आपसे बात की जाए कि पहला ऐसा विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो एक वंश था जिसका नाम था हकमनी वंश। हकमनी वंश का, ठीक है, जो साइरस था इसने भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण किया था लगभग 558 से लेकर 553 ईसा पूर्व के आसपास। 558 मतलब जब मगध पर बिंबिसार का शासन चल रहा था, ठीक है, बिंबिसार का शासन शुरू ही होने वाला था। अजातशत्रु के पिताजी की बात कर रहा हूं मैं। उस समय पर भारत पर आक्रमण किया था साइरस नाम के एक ईरानी ने, जो कि हकमनी वंश से संबंधित था। बैक्ट्रिया वाले एरिया पे वो रहता था। बैक्ट्रिया किस एरिया को बोला जाता है, ईरान और इराक जो है ना, उसी के आसपास का जो एरिया है उसके जस्ट ऊपर मतलब जो ग्रीस हो गया, यूनान हो गया, उसके मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, उसको बैक्टीरिया बेसिकली बोला जाता था। बैक्टीरिया बोला जाता था, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया बोला जाता था। ओके, तो यहां पर ये साइरस रहता था, ठीक है। भारत में आया, मकरान होते हुए भारत पर इसने यहाँ पर अटैक यहाँ पर किया। जब इसने अटैक किया, चलो मैप के थ्रू बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। मैप के थ्रू आप पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी। कब आया, कैसे आया, इस चीज को आप थोड़ा सा देखना। ओके, देखो ये हमारा इंडिया है। अब मैं आपको बैक्टीरिया बताऊंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे। ये पाकिस्तान के बाद ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये ईरान, इसको पर्शिया बोला जाता था। ओके, पर्शिया के बाद यहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया मिल जाएगा। सऊदी अरेबिया के ऊपर यहाँ ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया। यहाँ पर जो हिस्सा था इसको बैक्ट्रिया और यूनान बोला जाता था। इसने हमारे भारत के ऊपर यहाँ से मकरान होते हुए, सऊदी से होते हुए इस एरिया से आया और हमारे भारत के ऊपर इसने अटैक कर दिया। सुनना, कहाँ अटैक किया, सिंध प्रांत के ऊपर अटैक किया। ये हिस्सा जो कहलाता था ना, ये सिंध प्रांत कहलाता था। ये वाला हिस्सा जो गुजरात से लगा हुआ हिस्सा है ना, ये सिंध रीजन कहलाता है। यहाँ इसने अटैक किया। आप विश्वास नहीं करोगे, जो साइरस ने जब भारत के ऊपर अटैक किया था ना, इस अटैक का परिणाम ये रहा कि साइरस इतनी बुरी तरीके से हारा कि केवल जो सेना लेके आया था 30-40 हजार की सेना, वो सारी की सेना मार दी गई। लगभग 40-50 लोग ही जिंदा बचे और उनको वापस यहाँ पर यूनान तरफ भागना पड़ गया। वापस वो यहाँ पर बैक्टीरिया भाग जाते हैं। साइरस को इतनी बुरी तरीके से हराया गया था, जो जनजाति इधर पर निवास करती थी, उन जनजातियों ने यहाँ पे। साइरस गया, हार गया,
लगभग 554 ईसा पूर्व के आसपास हारा। ठीक है, उसकी हार के किस्से लगभग 100-200 साल तक चलते रहे। मतलब कि उन्होंने बोला कि यहां पर अटैक नहीं करना है, उन्होंने कि यहां पर जनजातियां रहती हैं, ईरान इराक को डरा दिया गया। मतलब इतनी मतलब कहते ना इतनी यादें उनके दिमाग में, ईरान वासियों के दिमाग में, बैक्ट्रिया यूनान वालों के दिमाग में डाल दी गई कि भारत के ऊपर आक्रमण करोगे तो भैया आप समझ लेना क्या होगा आपका। यही कहानियां, ठीक है, साइरस के फिर दूसरे जो बेटे आते हैं, स्ट्रेबो आते हैं, साइरस के जो नाती होते हैं, पोते होते हैं, उन तक पहुंचती हुई चली जाती है। तो लगभग 350 ईसा पूर्व के आसपास साइरस की मृत्यु के 200 साल बाद साइरस का एक पोता और परपोता होता है जिसका नाम होता है डेरियस। ठीक है, ये वही डेरियस है जिसको हमारे भारत में इतिहासकार दारा के नाम से जानते हैं। तो ये दारा कौन था जिसको डेरियस बोला जाता है? ये साइरस का परपोता या उसका भी पोता हुआ करता था। जैसे आज मैं बात करूं मेरे दादाजी, तो मेरे दादाजी जो थे उनका जन्म कब हुआ था? मेरे दादाजी का जन्म 1928 में हुआ था। अब मेरे दादाजी के पिताजी की अगर मैं बात करूं, गजाधर प्रसाद दुबे जी की, ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ होगा? लगभग 1850 के आसपास उनका जन्म हुआ होगा। अगर मैं उनके भी पिताजी की बात करूं, जो स्वर्गीय श्री ध्रुव मंगल दुबे जी थे, उनका जन्म कब हुआ होगा? लगभग 1700 या 1800 के स्टार्टिंग में हुआ होगा। तो आप देखो, मुझे अपने दादाजी के दादाजी का नाम याद है जो कि 200 साल पुराने थे। अब उनके भी कुछ कारनामे जो हमारे दादाजी मुझे बताते थे कि मेरे दादाजी उस समय बहुत पहलवान हुआ करते थे, स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने जो टाइम पीरियड मुझे बताया कि सागर में उस समय बस्तियां थी, 100 गढ़ होते थे, इस कारण से सागर नाम उसका पड़ा। तो आपने देखा ना, जो कहानियां होती हैं पारंपरिक तौर पर, ठीक है, आपके दादाजी उनके दादाजी की कहानियां बताते होंगे। तो इसी प्रकार से यहां पर भी यही हुआ कि साइरस जो था वो 500 ईसा पूर्व के आसपास था, जो डेरियस जिसको हम दारा बोलते हैं ये 350 ईसा पूर्व के आसपास रहा था। ठीक है, तो इसको जो कहानियां सुनाई गई, जैसे अब मुझे कहानी सुनाई गई कि मेरे जो दादाजी के दादाजी थे, ठीक है, वो कौन थे? पहलवान थे। ठीक है, पहलवानी करते थे वो। तो मैं सुनूंगा तो मेरे अंदर भी वो चीज आएगी, यार मैं भी पहलवानी करूं, ठीक है, मैं भी यहाँ पर रेसलर बनूं, तो क्योंकि मेरे परिवार में वो चीज चलती आ रही है। तो डेरियस को जब ये बताया गया कि जो साइरस था वो हार गया था, तुम्हारे दादाजी बहुत बुरी तरीके से हारे थे जब इन्होंने यहां पर आक्रमण किया था। साइरस के दिमाग में ये चीज चल रही थी कि यार अगर मेरे दादाजी यहां हारे हैं और जो कलंक मेरे ऊपर लगा हुआ है, मेरे परिवार के ऊपर कलंक लगा है कि वहां नहीं जाना, वहां हार हो जाती है, तो उसने इस कलंक को मिटाने के लिए सोचा कि मैं भारत के ऊपर यहां पर आक्रमण करूंगा, सिंध वाली रीजन पर आक्रमण करूंगा। तो पहला कारण तो ये हो गया, ठीक है, डेरियस के आक्रमण करने का। दूसरा कारण बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, उसी टाइम पीरियड पर यहीं पे जो ग्रीक वाला यूनान वाला हिस्सा है ना, यहीं पे एक छोटा सा एक राज्य था जिसका नाम था मकदूनिया। मकदूनिया के जो समय राजा हुआ करते थे वो फिलिप थे। ठीक है, फिलिप थे, इन्हीं का बेटा आगे जाके सिकंदर बनेगा। तो सिकंदर ने बेसिकली क्या किया था, सिकंदर भी यहां पर इन्वेड करना, विश्व को जीतना चालू कर रहा था। अब आप सोचते होंगे कि सर सभी लोग इसी तरफ क्यों भाग रहे थे? अरे भाई उस तरफ थोड़ी, उस समय थोड़ी कोई कोलंबस पैदा हुआ था। उस समय आप ये बताओ, अफ्रीका के बाद सबसे जो ज्यादा देश हैं वो इसी तरफ है, पूर्व तरफ है। अफ्रीका के बाद अगर अमेरिका जाना होगा तो अमेरिका कितना दूर है, इतना बड़ा समुद्र पार करके जाना होगा, संभव है क्या? नहीं है ना। वहां जाके भी क्या करोगे, किससे लड़ लोगे? तो इसी कारण से जो रास्ता दिखता था, पहाड़ दिखते थे, नदियां दिखती थी, ये लोग चलते चले जाते थे, चलते चले जाते थे। तो ये लोग यहाँ पे आ गए आक्रमण करते हुए। यहाँ पे भारत को जानते ही थे कि भारत नामक कोई देश है, क्योंकि बोगज कोई इंस्क्रिप्शन से हमें व्यापार के बारे में और आर्यंस के बारे में पता था। तो ये लोग ट्रेड जो सिकंदर था अटैक करता हुआ यहां तक आ गया। यहीं पे डेरियस था, तो सिकंदर और डेरियस की लड़ाई होना स्वाभाविक हो गई, इन दोनों को लड़ना था। पर चूंकि हुआ क्या कि ये जो राजा डेरियस, जिसको दारा बोलते हैं, इसने हमारे भारत का जो सिंध वाला क्षेत्र है, जो सिंध रीजन है, इसको यहां पर कैप्चर कर लिया। ठीक है, अपने दादाजी के ऊपर जो लगा हुआ दाग था ना, इस दाग को खत्म कर दिया, जो साइरस हारा था। ठीक है, इसको खत्म करा। और इसने क्या किया, सिंध वाले रीजन के ऊपर कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के ऊपर दो कारण थे। पहला तो दाग मिटाना था, वो तो मिटा दिया। दूसरा कारण ये था कि ये जो सिकंदर अटैक करता हुआ एक सेना लेकर यहां पर आ रहा है, ठीक है, तो इसने सिंध वाले प्रांत से बहुत सारे सैनिकों को इकट्ठा किया, बहुत सारे सैनिकों को इकट्ठा किया, नई सैनिकों की भर्ती की और सिकंदर के साथ फिर यहां पर युद्ध करने के लिए चला गया। तो डेरियस ने सेना की भर्ती की, ठीक है, फिर यूनान को जीतता हुआ सिकंदर इधर इसी ओर यहां पर बढ़ता हुआ जा रहा था। फिर सिकंदर और डेरियस के बीच में एक युद्ध होता है।
शुरुआत में एक बहुत अच्छा युद्ध होता है और इस युद्ध में बेसिकली क्या होता है, जो डेरियस था उसकी बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है। तो जो सिकंदर के साथ उस युद्ध में वो लड़ा डेरियस, और डेरियस की क्या होती है यहाँ पर हार होती है। तो डेरियस की हार होती है और इस हार को हारने के बाद फिर डेरियस कभी नहीं सोचता और उसके वंशज कभी नहीं सोचते हैं कि इस प्रांत में हमें आगे बढ़ना है। फिर सिकंदर ही सिंध प्रांत को जीतता हुआ आगे की ओर यहाँ पर बढ़ने वाला है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा पहला ईरानी आक्रमण, जिसके यूनानी आक्रमण, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को सारी चीजें? हाँ, इसके पहले तक तो ईरानी संबंध बहुत अच्छे थे, यहां तक क्लियर रहा। आगे की ओर बढ़े। इनके आक्रमण के काफी सारे प्रभाव पड़े थे हमारे भारत पर, एक दो प्रभाव नहीं थे, काफी सारे प्रभाव पड़े। जैसे कि आप देखिए कि ईरान जो थे, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, यहाँ पर खरोष्ट लिपि का प्रचलन चालू हो गया था, है ना। आगे जाके ब्राह्मी लिपि यहाँ पर बनती है। फिर जो स्तंभ लिखने की जो परंपरा थी अशोक के, जब आगे जाके मैं आपको शिलालेख, लघु लेख, स्तंभ लेख पढ़ाऊंगा, तो ये सारे के सारे जो स्तंभ लेख थे वो ईरानी कल्चर की देन था। और राजा के बाल धोने की प्रथा चालू होती है। बाल धोने का मतलब ये होता है, उस समय के राजा के जो बाल होते थे वो बहुत बड़े होते थे, कमर के नीचे तक होते थे। तो जब कोई त्योहार होता था, होली दिवाली जैसे हम त्योहार मनाते हैं ना, तो राजा क्या करता था बेसिकली, ठीक है, वहां गद्दी पर बैठ जाता था और जो जनता आती थी बाल खोल के, तो जनता आती थी उसका अभिषेक करती थी, जैसे हम शंकर भगवान का करते हैं ना, दूध दही मठा वगैरह से, तो उस तरह से उसका अभिषेक होता था और गिफ्ट दिया जाता था। तो उसको बाल धोने की प्रथा और एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है कि राजा जो हमारा है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, उसके प्रति एक आभार कर रहे हैं। तो इस तरह से उसके बाल धोने की प्रथा ये चालू थी। तो ये ईरानी कल्चर की देन थी। ईरानियों में महिलाओं को भी अंगरक्षिका के तौर पर बनाया जाता था, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य है, तो कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के आजू बाजू भी महिलाएं होती थी अंगरक्षिका के तौर पर। मैगस्थनीज ने भी अपनी किताब इंडिका में इस चीज का वर्णन किया हुआ है कि चंद्रगुप्त के आसपास महिला अंगरक्षिकाएं होती थी। ये कुछ चीजें थी। तो ये कुछ ईरानी आक्रमण थे जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। अब हुआ क्या, जो डेरियस था, ठीक है, डेरियस का और सिकंदर का यहाँ पर युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, डेरियस की यहाँ पर हार हो जाती है। डेरियस की हार होती है तो डेरियस का किस्सा तो खत्म। अब सिकंदर हमारे भारत में आना शुरू। तो आइए अब सिकंदर को पढ़ते हैं पहले। तो सबसे पहले अब नया मैप बनाना पड़ेगा क्योंकि सिकंदर आपको पढ़ाना है। फिर कुछ लड़ाइयाँ हैं जो सिकंदर के द्वारा लड़ी गई थी, उन लड़ाइयों को हम कवर करेंगे। रानी किलोशिया के बारे में, हिडास का युद्ध, वितस्ता का युद्ध जिसको कहा जाता है, उसको कवर करेंगे हम। राजा पोरस के बारे में पढ़ेंगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कवर करना है। तो इसी तरह से सीक्वेंस वाइज सारी चीजें चलने वाली हैं। आइए, तो शुरुआत होती है, हमें उतना बड़ा मैप बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम छोटे से मैप में ही हमारा काम चल जाएगा क्योंकि यहीं पर सारी नदियां हैं और इन्हीं नदियों से सिकंदर का आगमन होता है। तो यहाँ पे मैं इंडस रिवर बना दूंगा और इंडस के साथ जो बाकी की नदियां हैं ना, वो सारी की सारी यहीं बना देता हूँ। तो सबसे पहले एक सिंधु नदी बना दूं, क्योंकि अगर ये नदियां नहीं बनाएंगे तो फिर याद ही नहीं होगा आपको। यहाँ से एक आपकी ये जो मैंने बनाई है, ये आपकी सिंधु नदी हो गई, ठीक है। इंडस रिवर जो मैंने सबसे ऊपर बनाई है। फिर इंडस के बाद यहाँ इससे एक नदी आती है, ये है झेलम, याद रखिएगा, झेलम। झेलम के जस्ट नीचे यहाँ आप देखोगे तो आपको एक नदी मिलेगी, व्यास। झेलम हो गई, ठीक है, इंडस हो गई, झेलम हो गई, आपकी व्यास हो गई। फिर आपकी दो तीन नदियां और थी, चिनाब, है ना, एक चिनाब नदी हो गई, चिनाब हो गई। फिर यहाँ से आपकी एक रावी रिवर आ जाती है, चिनाब हो गया, रावी रिवर हो गया। ये उस समय की कुछ नदियां थी। एक सतलज नदी और थी, और बना देता हूँ, ठीक है, उसको छोड़ो, अभी इतने पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये उस समय की कुछ नदियां थी। अब इन नदियों के बारे में और सिकंदर के इन्वेजन के बारे में अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है। तो नदियों के थ्रू ही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सिकंदर यूनान मकदूनिया के शासक राजा फिलिप का बेटा था, ठीक है। लगभग 19 महीने तक ये हमारे भारत में यहाँ पे रहा है। तो सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम अरस्तु था, ठीक है। अरस्तु के गुरु जो थे उनका नाम सुकरात हुआ करता था, ओके। तो सिकंदर शुरू से ही एक महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का बेसिकली मतलब क्या होता है, साम्राज्य विस्तार, कहानियों को सुनना। जैसे कि मैंने आपको एक साइरस की कहानी सुनाई कि साइरस ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तो सिंध के ऊपर आक्रमण किया, यहाँ की जनजातियों ने उसको हराया और हराने के बाद बेसिकली क्या हुआ, जान बचाकर भागे। तो सिकंदर का जो इंटरेस्ट था वो इसी चीज में था,
ठीक है, जब वो अपने गुरु अरस्तु के पास पढ़ने जाता था, अरस्तु बोलते थे 2+2 कितना होता है, तो सिकंदर बोलता था प्लीज आप मुझे वो बताओ कि साइरस का फिर क्या हुआ। ठीक है, उसके बेटे, उसके और कितने बेटे थे, साइरस 2 का क्या हुआ, उनके बारे में बताओ। तो अरस्तु बोलता था पहले 2+2 बताओ। सिकंदर कहता है नहीं, पहले मुझे ये बताओ। तो उसका इंटरेस्ट आपको इस चीज से समझ में आएगा कि राजपाट में साम्राज्य को विस्तार करने में उसका इंटरेस्ट था, ना कि उसका 2+2 और 2×3 में इंटरेस्ट था उसका यहाँ पे। तो धीरे धीरे अरस्तु समझ गया कि यार ये आगे जाके क्या बनेगा, एक बहुत ही महान नेता या महान एक शासक के तौर पर निकलकर सामने आएगा। ठीक है, अरस्तु से उसने प्रारंभिक यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, अब धीरे धीरे सुनना, तो जो हरकुलीज हो गया, साइरस हो गया, इनकी कहानियां वो बचपन से ही सुनता हुआ आ रहा था। तो 20 वर्ष की अवस्था में जब सिकंदर, लगभग 335 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, जब ये था तब इसके पापा साइरस का देहांत हो जाता है। किसके पापा का? सिकंदर के पापा का देहांत हो जाता है। ठीक है, साइरस कह रहा हूं गलती से, फिलिप नाम था उनका, फिलिप का देहांत हो जाता है। ओके, तो 335 ईसा पूर्व में इसने अभिनय अभियानों की शुरुआत की, भारत के ऊपर अटैक करना यहाँ पर इसने शुरू किया। तो 335 ईसा पूर्व में सबसे पहले तो 2 साल तक लगभग 40,000 पैदल सैनिक को लेकर, 5,000 के आसपास अश्वारोही, जो कहते हैं ना अश्वरोही घुड़सवार थे, उनको लेकर इसने किसके साथ? डेरियस के साथ युद्ध किया। ठीक है, वही डेरियस जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो सिकंदर और डेरियस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको अरवेला का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, जो सिकंदर और डेरियस के बीच में युद्ध हुआ था वो अरवेला का युद्ध होता है। लगभग 2 साल तक ये युद्ध चलता है। तो जो पर्शिया वाला हिस्सा था, जो ईरान और इराक वाला हिस्सा था, जो आज के टाइम पे जिसको हम सीरिया बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं, जॉर्डन बोलते हैं, जो आज के टाइम पे देश हैं, वो सारा का सारा हिस्सा किसने जीत लिया? सिकंदर ने यहाँ पर जीत लिया। तो सीरिया इजिप्ट को जीतता हुआ यहाँ पर पड़ेगा वो, अगर मैं मैप में बनाऊंगा ना तो यहाँ इस हिस्से पर पड़ेगा। सिकंदर इन हिस्से को जीतता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर हमारे भारत के पास में इसका इन्वेजन शुरू हुआ। तो जैसे ही हमारे भारत में यहाँ पर आ रहा था, तो यूनान में, ठीक है, एक परंपरा होती थी बेसिकली कि जिस क्षेत्र को आप जीत रहे हो ना, वहां पर आप नगर बसाते चलो। मतलब अगर आप किसी चीज को उजाड़ रहे हो तो वहां पर उस चीज को बसाओ भी। तो अलेक्जेंडर ने भी यही किया। तो अपने नाम पे अलेक्जेंड्रिया नाम के एक शहर की स्थापना की। उसका पूरा नाम था अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोनिया। ये एक शहर था जो सिकंदर ने यहाँ पर बनाया था। अभी एट प्रेजेंट ये शहर आपका कांधार में पड़ता है। कंधार जो कहते हैं ना, उसका पुराना नाम था अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोनिया। तो इस शहर को सिकंदर ने बसाया था। ठीक है, तो सिकंदर ने भारत में यहाँ पर प्रवेश करना शुरू कर दिया। तो केवल वो भारत में, ठीक, यहाँ के हिंद कुश और खैबर दर्रे से तो आ ही था, केवल पहाड़ से ही नहीं आ रहा था। ठीक है, उसके साथ उसकी नौसेना भी थी। तो लगभग 30-40 हजार तो पैदल सैनिक थे। ठीक है, लगभग 5,000 के आसपास अश्वारोही थे। तो ये सारे के सारे जो सैनिक थे, ये सिकंदर के साथ कैसे आ रहे थे? ठीक है, ये तो सारे के सारे सिकंदर के साथ थल मार्ग से आगे बढ़ रहे थे ये सारे सैनिक। पर यहाँ पर सिकंदर के साथ कुछ उसके जो सेनापति थे, ठीक है, सेनापति जैसे नियारकस हो गया, एस्ट्रिबुलस हो गया, अनीर क्रिस्टस हो गया, ये उसके कुछ सेनापतियों के नाम है। सेल्यूकस निकेटर हो गया। ओके, ये सेनापति, तो ये सेनापति कुछ ऐसे थे जिनमें जो जल सेना से भी आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो नौसेना और थल सेना दोनों को लेकर सिकंदर आगे यहाँ पर बढ़ा हुआ था। सिकंदर के 2 सेनापति हैं प्रमुख, जिनके नाम आपको याद रखना है। एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर और एक का नाम था नियारकस। सेल्यूकस निकेटर उसका सेनापति था जो कि थल सेना से संबंधित था। नियारकस जो था वो जल सेना से संबंधित इसका सेनापति था। तो इन्होंने इन्वेजन किया हमारे भारत के ऊपर। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते आए। तो थल सेना जो कि यहाँ पर पड़ता है खैबर दर्रा, यहाँ पर हिंदुकुश की पहाड़ियां मिलेंगी। इसके जस्ट ऊपर आपकी हिंदुकुश की पहाड़ियों के साथ सुलेमान रेंजेस वगैरह यहाँ पर है। तो दर्रा मतलब 2 पहाड़ के बीच का हिस्सा। ठीक है, नहीं तो पहाड़ चढ़कर आना पड़ता, तो 2 पहाड़ों के बीच के हिस्सा जहां से आसानी से जाया जा सकता है। दर्रा मतलब दरार को ही बड़े फॉर्म में दर्रा बोला जाता है, पासिस बोला जाता है। ओके, तो इधर पर था खैबर दर्रा। तो सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर, इन दोनों ने यहां से खैबर दर्रे से हमारे भारत में एंटर किया। अब जैसे ही आप भारत में खैबर दर्रे से आप एंटर करोगे तो क्या यहां पर कोई जनजाति नहीं रहती थी? यहां पर उस समय एट्टस नाम की जनजाति यहां पर रहती थी। सिकंदर का उस जनजाति के साथ 30 दिन तक युद्ध चला था। एट्टस जनजाति जो यहां पर रहती थी, सिकंदर का उसके साथ 30 दिन तक युद्ध चला। लगभग 40,000 लोगों को सिकंदर ने बंदी बनाया। भाई सिकंदर के पास 40,000 की तो पैदल सेना थी और उसके बाद ये अलग सेना थी भाई उसके पास इतनी। तो उनने क्या किया, 40,000 लोगों को यहां पर बंदी बना लिया।
पर ये सेना जो सैनिक थे ना वो यहाँ पर हार मानने तैयार नहीं थे। बाद में फिर उन्होंने यहाँ पर क्या किया, हार मान ली। तो यहाँ से खैबर दर्रे से सिकंदर की शुरुआत होती है। खैबर दर्रे को पार करता हुआ सिकंदर यहाँ इंडस नदी के आसपास पहुंचा। यहाँ पे उस समय जो रानी थी इनका नाम था रानी किलोशिया। ठीक है, भारत का पहला ऐसा युद्ध है, ठीक है, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। पद्मावती जी, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, दुर्गावती जी, झलकारी बाई, ये सब बहुत बाद में आई हैं। ये सब बहुत बाद में आई हैं। जितनी वीरांगनाएं थी, हमारे भारत की भूमि महिलाओं की भूमि और वीरांगनाओं की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे एंशियंट टाइम और प्राचीन भारत से ही महिलाओं ने, ठीक है, वीरांगना के रूप में काम किया हुआ है। तो आज ही इसीलिए उस महिला को महाकाली ऐसे ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम किए हैं। तो महाकाली वाला जो खून होता है ना, जो जीन्स होता है, वो हमारी भारतीय महिलाओं में इनहेरेंट होता है। ओके, तो जब रानी किलोशिया आई युद्ध करने, तो सिकंदर ने बहुत बर्बरता के साथ उनके यहाँ पर युद्ध किया। पहला युद्ध था जो सिकंदर का महिलाओं के साथ यहाँ पर हुआ। ठीक है, उन्होंने भी हार नहीं मानी, हारते हुए आगे जाके वो शहीद हो जाती हैं। तो जो किलोशिया के साथ युद्ध था वो काफी लंबे समय तक यहाँ पर चलता रहा। उसके बाद इंडस के आसपास तक पहुंच गया सिकंदर अटैक करता हुआ। इंडस के बाद आगे पहुंचता है तो ओहिंद नाम की जगह यहाँ पर आती है। ओहिंद नाम की जगह पर सिकंदर लगभग 30 से 25 दिन तक रुकता है। मैं बात कर रहा हूँ इधर की, जहाँ तक्षशिला है ना अभी एट प्रेजेंट में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, वहां की बात कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ तक आता है। ठीक है, ओहिंद वहीं पर एक जगह है। तो ओहिंद का युद्ध कासिम, जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, वहीं पर उसने भी एक युद्ध लड़ा था ओहिंद का। तो ओहिंद तक आ गया सिकंदर। ओहिंद में लगभग 30 दिन का विश्राम करता है क्योंकि वो महाकाली जी से लड़ते हुए, ठीक है, किलोशिया जी से लड़ते हुए थक गया था, तो उसको विश्राम की जरूरत थी। तो 30 दिन का उसने यहाँ पर विश्राम किया। फिर विश्राम करने के बाद आगे बढ़ा। तो आगे कहाँ जाता है, तक्षशिला, इंडस रिवर के पास में यहाँ पे आपको तक्षशिला मिलेगा। उस समय जो तक्षशिला का जो क्षेत्र था वो एक राजा थे जिनका नाम था आम्भी। आम्भी के अंडर में आता था ये पूरा तक्षशिला का रीजन। तो आम्भी, जैसे ही आम्भी को पता चला सिकंदर ने, ठीक है, वहां की एटस जनजाति रानी किलोशिया तक को हरा दिया है, तो आम्भी को यह लगा कि ये तो अब मेरा क्षेत्र भी छीन लेगा, ठीक है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और आम्भी की लड़ाई चलती थी पोरस के साथ कि मान लो अगर आम्भी से युद्ध हुआ सिकंदर का, तो आम्भी का तो हारना तय है, तो पोरस मेरे ऊपर अटैक करके मेरा साम्राज्य छीन लेगा। और मान लो सिकंदर इसके आगे नहीं बढ़ा, तक्षशिला के आगे, तो क्या होगा, वापस चला गया उसके बाद, क्योंकि इतनी सारी नदियां तो पार करेगा नहीं सिकंदर। आम्भी के दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीजें उस समय चल रही थी। तो आम्भी, जिसको भारत का सबसे पहला गद्दार कहा जाता है, ठीक है, बाद में जयचंद वगैरह बाद में आए थे, पहला गद्दार अगर किसी को कहा जाता है भारत का तो वो आम्भी को कहा जाता है। तो आम्भी ने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, सिकंदर से मुकाबला करने की जगह पूरे के पूरे राज अपने यहाँ पर बता दिए, ठीक है, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है, किसकी, सिकंदर की। तो ये सिंधु वाला क्षेत्र था, अब ये भी किसके पास आ गया, सिकंदर के पास आ गया। अब कौन सी नदी बची, झेलम नदी। झेलम नदी के इस पार किसकी सेना खड़ी है, पोरस की सेना खड़ी है, और उस पार किसकी सेना खड़ी है, सिकंदर की सेना खड़ी है। झेलम नदी के इस तरफ ये इंडस हो गई, ये झेलम नदी हो गई। अब झेलम नदी के इस तरफ सिकंदर खड़ा है, इस तरफ पोरस खड़ा है, दोनों की सेनाएं खड़ी हुई है। भारतीय ग्रंथों में जो युद्ध होते थे, भारतीय ग्रंथों में जो युद्ध, हरा कलर दिख नहीं रहा ना आप लोगों को, मैं डार्क कलर ले लेता हूं, डार्क कलर ले लेता हूं, बैगनी कलर ले लेता हूं। ओके, हाँ, तो हुआ क्या, यहां पोरस खड़ा हुआ है और यहां सिकंदर खड़ा हुआ है, ठीक है, पोरस। अब हुआ क्या, आम्भी ने सारे के सारे राज बता दिए सिकंदर के लिए, क्या करना है, कैसे होगा सब कुछ। यहाँ पे पोरस बेसिकली खड़ा हुआ था इस युद्ध में, ठीक है, अपनी सेना को लेकर। उसने सिकंदर के सामने हार नहीं मानी, उसने बोला जो होगा यहाँ पर देखा जाएगा। पोरस के पास थे लगभग 4-5 हजार सैनिक, सिकंदर के पास तो 40,000 सैनिक मैं बता चुका हूं, पोरस के पास केवल 4-5 हजार सैनिक थे, ठीक है। इसके साथ साथ 200-300 हाथी थे पोरस के पास, और अश्वारोही ज्यादा नहीं थे, ठीक है, लगभग 300-400 ही रथ होंगे, इससे ज्यादा सिकंदर के पास यहाँ पर सेना नहीं थी। अब समय कौन सा चल रहा है, गौर से सुनिएगा, जो पोरस का और सिकंदर का युद्ध हुआ था, टाइम चल रहा है जुलाई वाला, यही समय, ठीक है, जून जुलाई का टाइम था। नदी अपने उफान पे थी, ये वाली जो झेलम रिवर है ये अपने उफान पर चल रही है। सिकंदर उस तरफ है, पोरस इस तरफ है। पोरस को पता था सिकंदर के पास कितनी सेना है, सिकंदर को भी पता था कि पोरस को तो हम आसानी से हरा देंगे। सिकंदर ने एक चाल चली, क्योंकि हिंदू राजा कभी भी दिन में ही, कभी भी रात में लड़ाई नहीं करते थे,
हमेशा जो लड़ाइयां होती थी दिन में होती थी, जैसे सूर्योदय होगा शंखनाद होगा, शंख बजेगा और फिर लड़ाई होगी, सूर्यास्त होगा युद्ध बंद हो जाएगा, शंखनाद, जो भी घायल हैं ठीक है उनको तुरंत उपचार दिया जाएगा, जो जिनकी मृत्यु हो गई है वीर गति को प्राप्त हो गए उनको दफनाया या जलाया जाएगा। ये एक नियम होता था। आप लोगों ने शायद वो स्पार्टन्स जो 300 मूवी आई थी उसमें शायद देख भी रखा होगा, कुछ इस तरह से होता है। ओके, पोरस के खिलाफ सिकंदर ने चाल क्या चली कि इस झेलम नदी के पीछे ये कौन सा पर्वत आ जाता है, हिमालय की रेंजेस आ जाती हैं, इसके पीछे से उसने अपनी सेना को भेजा, पहाड़ पे चढ़ाकर उसने अपनी सेना को भेजा, रात में पोरस के ऊपर अटैक कर दिया। दिन में करते तो सिकंदर के तो पिताजी भी नहीं जीत पाते कभी भी पोरस से, ठीक है, कभी नहीं जीत पाते। पोरस के ऊपर अटैक किया, पोरस ने बहादुरी से रात में लड़ा, तैयार नहीं था, तंबू में सो रहा था, पता चला एकदम से अटैक हुआ, तुरंत जिस तरह से भी था वो लड़ने के लिए यहाँ पे पीछे चला गया, सीधे गया और लड़ाई करता है। लड़ाई करने के बाद बेसिकली क्या होता है, पोरस वितस्ता का युद्ध जिसको कहा जाता है, हिडास की वॉर कहा जाता है, पोरस हार जाता है इस वॉर में, तो पोरस की मृत्यु नहीं होती है, पोरस को पकड़कर ले जाया जाता है सिकंदर के पास। तो सिकंदर पूछता है पोरस से कि बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो पोरस बोलता है जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है आपको वही व्यवहार मेरे साथ करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात से सिकंदर इतना खुश होता है कि बाकी पूरा का पूरा हिस्सा उसको किसको दे देता है वापस, किसको, पोरस का जो राज्य था वो उसको दे दिया। तो सिकंदर ने इंडस भी क्रॉस कर ली, झेलम भी क्रॉस कर ली, ठीक है, और व्यास वाला जो हिस्सा था ये किसके पास था, पोरस के पास था। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा अब किसके पास आ गया, सिकंदर। अब अगली नदी पड़ती है उसके सामने, चिनाब नदी। चिनाब में यहां पर एक जनजातियां रहती थी जिनको कैथलोई जनजाति के नाम से जाना जाता है। कैथलोई जनजाति जिसको यहाँ पर कत्था जनजाति भी कहते हैं, कत्था, ठीक है, कैथलोई इंग्लिश नाम था उसका और हमारे भारत में उसको कत्था जनजाति कहते हैं। सिकंदर क्रॉस करता हुआ अब यहाँ पर आ गया है चेनम नदी के पास, जहां पर कैथलोई या कत्था जनजाति रहती है। बहुत खतरनाक युद्ध होता है, ठीक है, यहाँ पर सिकंदर की सेना के साथ। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही वो यहाँ पर चिनाब नदी में के पास पहुंचा, चिनाब नदी के पास पहुंचकर, ठीक है, चिनाब नदी के पास पहुंचकर वो रुकता है, ठीक है। कत्थई जनजाति में उसकी भीषण हार होती है, बहुत सारे सैनिकों की भी यहाँ पर मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। तो आगे पहुंचने के बाद आपको रावी नदी मिलेगी, फिर यहाँ पे व्यास नदी भी मिलेगी, सतलज भी मिलेगी। यहाँ तक पहुंचा, जब इसने यहाँ पे रेस्ट किया तो और कत्था जनजाति के साथ जो इसका युद्ध हुआ, इसमें इसकी सेना थोड़ी सी डर गई थी। सेना कैसी डर गई कि यार इतनी सारी जनजातियां हैं, ये छोटी छोटी सी जनजातियां 2-3 हजार सैनिकों की वाली, इनको हराने में कितनी सारी दिक्कत होती है। और लगभग 335 ईसा पूर्व से वो युद्ध कर रहे हैं, हिडास की वॉर 327 में हुई। 7-8 साल से ये लोग बेचारे केवल युद्ध ही युद्ध करते हुए आ रहे हैं, अपने परिवार से दूर है। ये चीज सुनना। अब हुआ क्या, सिकंदर यहाँ पे आगे व्यास नदी को क्रॉस करके और आगे जाने की कोशिश कर रहा था, पर सिकंदर को किसी ने यह बताया कि आगे यहां पर घनानंद नाम का एक नंद वंश का राजा है। कौन, घनानंद। ये वही घनानंद है जो महापद्म नंद के वंश के थे। और कल की क्लास में मैंने आपको महापद्म नंद की कितनी सेना बताई थी, याद है आपको? 2-3 लाख की सेना बताई थी मैंने आपको, लगभग 40-50 हजार रथ और उसके बाद 4-5 हजार हाथी। जब ये खबर मिली सिकंदर की सेना को, सिकंदर की सेना कहती है भैया माफ करो, गलती हो गई, अब इससे आगे नहीं जा पाएंगे हम। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, ठीक है, कि नहीं, सिकंदर की सेना थक गई थी इसलिए वापस गई। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, सिकंदर की सेना से 5 गुना बड़ी सेना थी धनानंद की। तो सिकंदर की सेना ने जब छोटी छोटी सी जनजातियों के साथ 2-4 हजार जो सैनिक लेकर जब यहाँ पे युद्ध करते थे, इनको हराने में पसीना छूट गया। तो आगे जाके तो वहां पे पिताजी बैठे हैं, बड़े पिताजी बैठे हैं, जिनके पास तो 2 लाख सैनिक ही हैं। हमारे पास तो 40,000 सैनिक हैं, ठीक है, हमारे पास तो केवल कितने रथ हैं, 5,000 रथ है, वहां तो केवल 4,000 हाथी ही हैं। तो सिकंदर की सेना ने फिर आगे जाने से यहाँ पर मना कर दिया। कुछ सैनिक वहीं रुक जाते हैं, ठीक है, और व्यास नदी के बाद यहाँ पर सिकंदर आगे जाने से मना कर देते हैं। पर ऐसा नहीं था कि सिकंदर ने मुंह उठाया और वापस चला गया, नहीं, सिकंदर ऐसा नहीं था यहाँ पे, ठीक है। सिकंदर ने प्रॉपर यहाँ पर यज्ञ किए, ठीक है, यज्ञशाला बनाई गई, प्रॉपर इसने यज्ञ किए करा, स्मारक यहाँ पर बनाया। स्मारक लगाने के बाद कुछ समय इसने यहाँ पर व्यतीत किया और फिर दोस्त यहाँ से क्या होता है, ये वापस जाता है। तो रावी नदी के किनारे से ऐसा चलता हुआ, ठीक है, ये चेनब थी, ये रावी नदी के ऐसे किनारे घनानंद के बारे में पता करता हुआ धीरे धीरे और जो जनजातियां थी, ठीक है, जो उस समय छोटी जनजातियां थी, जैसे मल्लोई जनजाति हो गई, है ना, अक्सकोई जनजाति हो गई, इन जनजातियों के पास से, रावी नदी के पास से युद्ध करता हुआ वो आगे की ओर यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जनजातियां थी। हाँ, एक चीज और आपको बताने वाला हूं,
कि जो मल्लोई जनजाति थी ना, इस जनजाति में, ठीक है, सिकंदर के साथ युद्ध हुआ। और मल्लोई जनजाति के साथ जो युद्ध हुआ था ना सिकंदर का, ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें ब्राह्मणों ने भी भाग लिया था। इसके पहले कितने युद्ध हुए उसमें ब्राह्मण्स ने कभी भाग नहीं लिया है, ठीक है। तो ये पहला युद्ध था जिसमें ब्राह्मण्स ने भी भाग लिया हुआ था, मल्लोई जनजाति के साथ हुआ था। ओके, तो फिर इन जनजातियों में काफी ज्यादा सिकंदर थक जाता है, परेशान हो जाता है, और फिर आगे थक भी जाता है, घायल भी हो जाता है। फिर आगे जाके जब वो बेबीलोनिया पहुंचता है तो वहां जाके उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये एक सिकंदर की बारी में पूरी की पूरी मैंने आपको स्टोरी यहाँ पर बताई, ठीक है। तो सिकंदर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो कहते हैं ना राइटर्स थे, हिस्टोरियंस थे, वो भी आए थे। तो नियारकस इसका जल सेनापति था, सेल्यूकस इसका थल सेनापति था, और इसके बाद, ठीक है, अनिर्किष्टक हो गया, एस्ट्रिबोलस हो गया, ये इसके कुछ सेनापति और हिस्टोरियंस इसके साथ यहाँ पे भारत में आए थे। तो ये था एक सिकंदर का पूरा हिस्ट्री। आइए अब सिकंदर की हिस्ट्री के बाद कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या सिकंदर भारत में आया तो हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़े, किस तरह के अच्छे प्रभाव पड़े, किस तरह के बुरे प्रभाव पड़े, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ईरानी आक्रमण का प्रभाव क्या रहा, क्यों सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे, इनको हम देखेंगे। और इसके साथ साथ इनके आंसर्स को आपको कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको अपनी आज की क्लास में बताने वाला हूँ। ओके, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। स्टोरी की तरह पढ़ो तो याद हो जाती हैं सारी चीजें, है ना। ये चीज, हाँ, लगभग इसी के आसपास एज में इसकी डेथ हो गई। अब देखिए कुछ जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रखा हुआ है सिकंदर के बारे में। सबसे पहले तो सबसे पहला सामना तक्षशिला के शासक आम्बी से हुआ, ठीक है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। वितस्ता का युद्ध हुआ, पोरस के बाद, है ना, ग्लॉनिसिया तथा कुछ जनजातियों के साथ पराजित हुआ, ये इसको हराया। ये तो मैं आपको पूरी स्टोरी पहले पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इस पीडीएफ में कि सिकंदर के बारे में, सिकंदर कौन था। तो देख लो भैया, सिकंदर, ठीक है, मैसिडोनिया का शासक था। भारत पर आक्रमण लगभग 26-27 में किया था और 335 ईसा पूर्व में इसने घर त्याग दिया था। 335 में युद्ध करता हुआ डेरियस के साथ, है ना, अर्कली का युद्ध बताया था ना मैंने आपको, यहां से युद्ध करता हुआ सिकंदर आया। सेल्यूकस निकेटर, ये इसका थल सेनापति था, और जल सेनापति नियारकस था। विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखता था। आक्रमण के समय भारत में अनेक राज्य थे, ठीक है, कुछ राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक हुआ करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिकंदर की, फिर 19 महीने तक भारत में रहा। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के आगे बढ़ना, ठीक है, यहाँ पर मना कर दिया कि अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे। मगध पर आक्रमण करना चाहता था, परंतु सेना का विवरण सुना। भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं अपनी कहानी में। सिकंदर की सफलता के कारण सुन लो, ठीक है, क्या थे। हाँ, एक चीज तो मैं बताने भूल गया, सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या थी। इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि जो ये लोग क्या थे, ठंडे प्रदेश के रहने वाले थे। जब ठंड का महीना होता है तो आप ये बताओ, मच्छर होते हैं क्या हमारे यहाँ? मच्छर होते हैं? नहीं होते ना, ठंड में मच्छर कहीं गायब हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मच्छर कब होते हैं? बरसात के मौसम में होते हैं। तो इसने पोरस के साथ जो लड़ाई की थी वो कब की थी? जून जुलाई में की थी। बारिश खूब हो रही थी, तो इसकी सेना क्या करती थी, हाफ पैंट और चड्डा पहनकर आती थी। हाँ, हाफ पैंट और चड्डा पहनकर। तो इनकी सेना को खूब मच्छरों ने काटा पैर में। तो आधे से ज्यादा लोगों को तो मलेरिया, टाइफाइड, है ना, ये सारी चीजें भी हो गई थी। तो इनको यहाँ आके बुखार होना शुरू हो गया और धीरे धीरे वो फैलता चला गया। तो एक ये भी कारण था कि ये मच्छर वगैरह से भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। दूसरा कारण क्या था, सिकंदर की सेना ने पहली बार हाथियों को देखा था। अभी तक हाथी नहीं देखे थे। पहली बार जब इन्होंने हाथी को देखा तो इसकी सेना पीछे की तरफ भाग गई। सिकंदर इतना अच्छा नेतृत्व करता था कि उसने अपनी सेना को वापस बुलाया। इतना अच्छा नेतृत्व करता था कि वापस बुला लिया उसने। हाथी पहली बार देखा था, तो हाथी को देखकर इसकी सेना ने मतलब डुड़की लगा दी थी, दौड़ लगा दी थी कि भैया अपन नहीं लड़ सकते, हाथी तो है। बाद में इसलिए तो सेल्यूकस निकेटर ने जब 305 में चंद्रगुप्त के साथ वो युद्ध करेगा ना, तो हाथी इसलिए मांगे थे कि ये हमें भी दे दो, ये कौन सा जीव है, हम भी तो देखें इसको। ओके, तो सिकंदर की सफलता के कुछ कारण आपको बताता हूं। सबसे पहले, किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थे ये, ठीक है। घनानंद वगैरह का रीजन जो था उस समय तक इतना बड़ा रीजन नहीं था कि ये पूरी सत्ता को संभाल सके। दूसरा, शक्तिशाली सेना इसके पास थी, ठीक है। देशद्रोहियों का सहयोग, आम्बी का। उसके बाद राज्यों में आपसी वैमनस्य, ठीक है। पोरस कहीं है, आम्बी कहीं है, कैलूशिया कहीं है, मैथुलोई जनजाति कहीं है, ये सारी जनजातियां यहाँ पर थी। सिकंदर एक कुशल नेतृत्व करता। मच्छर, मलेरिया, वायरल फीवर होने के बाद भी अपनी सेना को बुखार में लड़ने के लिए आगे भेजता रहा। चलती रही इसकी सेना, तो कुशल नेतृत्व करता था। भारतीय राज्यों के आक्रमण के प्रति उदासीनता मतलब
कैसे युद्ध करते थे, कोई टेक्निक ही नहीं थी युद्ध करने की, जैसा मन हुआ कुछ उसी तरह से ही आगे बढ़ गए युद्ध करने, है ना, कोई टेक्निक नहीं थी। तो ये कुछ ऐसे रीजन से जिस कारण से सिकंदर सफल हुआ। फिर सिकंदर के आक्रमण का भारत में प्रभाव क्या पड़ा, ये कुछ प्रभाव मैंने आपको पढ़ाए थे ईरानी कल्चर के बारे में। जैसे पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्य एकीकरण हो गए, जो छोटे छोटे से राज्य थे पोरस आम्बी ये सब, इनने बोला भैया ये बाहर के अभी तो सिकंदर आया है, सिकंदर के बाद हो सकता है कुछ और भी लोग आ जाएं आक्रमण करने, तो ये सारे राज्य क्या हो गए, एकीकृत हो गए, एक बन गए। फिर उसके बाद यूनानियों ने छत्रप प्रणाली भारतीयों से सीखी। छत्रप प्रणालियों का मतलब ये होता है जैसे हम अपने राजा को क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं, ठीक है, किंग बोलते हैं, विराट बोलते हैं, सम्राट बोलते हैं। तो छत्रप बेसिकली शकों की प्रणाली थी, ये अपने राजा को छत्रप कहते थे, ठीक है। तो राज्यों का मुखिया, तो भारतीयों ने सीखी थी ये प्रणाली, अब वो भी छत्रप से छत्रपति, आगे जाके हम शिवाजी को छत्रपति कहते हैं ना, तो छत्रपति शकों का शब्द था, छत्रप, छत्रप मतलब मुखिया होना, ठीक है। तो ये छत्रपति छत्रप शब्द से बना हुआ है। फिर भारतीय इतिहास की तिथि क्रम को निश्चित करने में सफल था, क्योंकि सिकंदर के साथ जो अनिरक्रिस्टस एस्टिपुलस नाम के जो इतिहासकार आए थे, उन्होंने इस चीज का वर्णन लिखा। तो भारतीय जब इतिहास को हम क्रमबद्ध करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं ना बहुत आसानी हो जाती है प्राचीन इतिहास को पढ़ने में। फिर मुद्रा निर्माण की कला, सिकंदर ने यहाँ पर मुद्रा अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, यज्ञ वगैरह करवाया था, तो मुद्रा निर्माण की कला शुरू होती है। विभिन्न भारत में यूनान के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुआ, हमें पता चल गया यूनान क्या है, कहां पर है, ग्रीस कहां पर है, तो इस चीज के बारे में जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो यूनान का भारत के साथ अब व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाएगा। प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। प्राचीन यूरोप मतलब वही साइरस वाला किस्सा, साइरस, हरक्यूलिस, है ना, डेरियस वाला। तो प्राचीन यूरोप जो था, उनका कल्चर था, वो हमारे भारत में आया। आज भी अगर कभी आपको मौका मिले और आप लोग अगर विदेश जाने की सोचो, तो कभी इटली जाना, इटली हो गया, वेनिस हो गया, मिलान हो गया, यूनान हो गया, ठीक है। ये उस टाइम के इतने प्राचीन शहर हैं। हमारे भारत के प्राचीन शहर तो नष्ट कर दिए, जो लोथल था ना, लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, ये हमारे यहाँ के शहर थे, ये आज के टाइम पे नष्ट है। पर वहां पर आप जाओगे जब रोम वगैरह में घूमने, वो 1000 साल 2000 साल पुराने शहर जिस तरह से बसे हुए थे उस समय 2000 साल पहले, उसी के नमूनों में आज भी आपको वो शहर वैसे ही मिलेंगे। कभी इटली, मिलान, न्यूरेमबर्ग, है ना, वेनिस हो गया, उसके अलावा रोम हो गए। तो ये कुछ ऐसे शहर कभी मौका मिले यूरोप का टूर करने का सिलेक्शन के बाद, तो जरूर देखना, मजा आ जाएगा इन शहरों को देखकर। फिर गांधार शैली, गांधार शैली बेसिकली क्या था, जैसे हमारे यहाँ पर मथुरा शैली चलती है ना, ठीक है, उसी प्रकार से गांधार शैली थी, जिस प्रकार से ये लोग मूर्तियों को बनाते थे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ की मूर्ति बनाने की कला अलग है, ठीक है। अगर आप कभी कोई विदेशी पिक्चर देखोगे तो उसमें जो स्टैच्यूज बनती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं, मस्कुलर बॉडी होती है, बड़ी हाइटेड बॉडी होती है ना, वेन्स वगैरह, आर्टिलरीज भी उनके हाथ में दिखाते हैं, ऐसे मस्कुलर टाइप के पर्सन, तो थोड़ा सा एक अलग लुक था, उसको गांधार शैली कहते थे। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद ये गांधार शैली हमारे यहाँ पर भी आई। फिर भारतीय ज्योतिष कला से प्रभावित हुए। अभी तक हम ज्योतिष जो जानते थे वो अलग था, ठीक है। तो सिकंदर के आने के बाद जो ज्योतिष कला था उसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे भारत पर पड़ा, ज्योतिष का प्रभाव। तो अब भारत और यूरोपियन ये आपस में दोनों मिलकर 7 रंग के कलर, फिर ज्योतिष विद्या, फिर आगे जाके जो आर्यभट्ट और हमारे भास्कर आते हैं ना, वो सब मिलकर उन्होंने मतलब यूनानी ज्योतिष भी पढ़ा हुआ था, तब जाके मिलकर वो समीकरण से तारे और ग्रह के बारे में बताना उन्होंने शुरू किया। तो ये कुछ ऐसे चीजें थी जो सिकंदर के और ईरानी आक्रमण के प्रभाव भारत में पड़े। अब कुछ क्वेश्चंस देख लो फटाफट, आप इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे, ठीक है। तो यहां तक के तो क्वेश्चन मैंने आपको कल पढ़ा दिए थे, अब मुझे सिकंदर के बारे में आपको पढ़ाना था। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आप सिकंदर के कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले सिकंदर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप डाल देना, ठीक है। भारत में आगमन 326-27 ईसा पूर्व में, ठीक है। विशेष में डालना पोरस के साथ वितस्ता का युद्ध, ठीक है, ये यहाँ पे आप डालोगे। और तीसरा पॉइंट आप सिकंदर में लिख सकते हो विशेष में कि ब्राह्मण एवं महिलाओं के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध, यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट आप डालोगे, अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा ये पॉइंट। कोई नहीं लिख कर देगा अगर सिकंदर में ऐसा है कि ब्राह्मण में और महिलाओं के द्वारा लड़ा गया भारत का पहला युद्ध सिकंदर के साथ, ये पॉइंट। फिर इसका टाइम पीरियड लिख दो, आगमन लिख दो ये। और अगर आपको कुछ और याद रहता है तो सेनापति लिख देना, नियारकस हो गया, सेल्यूकस हो गया, टाइम पीरियड हो गया, है ना। इसके घोड़े का नाम बारू केफला था, इसके द्वारा जो शहर बनाया गया। तो जो भी आपको लगे, तो यहाँ पर प्लीज फैक्चुअल लिखना, है ना। वर्ड लिमिट 10 से 15 याद रखना जो मैंने बताया।
फिर इसके बाद आप लिखोगे वितस्ता का युद्ध। तो वितस्ता का युद्ध यहाँ पे लिख देना, पहले किसके बीच में हुआ, तो सिकंदर और पोरस के बीच में। टाइम पीरियड लिख देना यहाँ पर, जो युद्ध हुआ था लगभग 328 ईसा पूर्व के आसपास, और परिणाम लिख देना सिकंदर की विजय, यहाँ पर ये पॉइंट। फिर राजा पोरस, तो राजा पोरस के बारे में लिखना इसकी समयावधि, तो समयावधि डाल देना 330 ईसा पूर्व के पास, ठीक है। फिर दूसरा लिख देना राजा, तो लिख देना झेलम के आसपास क्षेत्र का, और विशेष में डालना सिकंदर के साथ युद्ध, और ब्रैकेट में लिखना पराजित, ये चीज भी डालना। तो ये आप राजा पोरस के बारे में यहाँ पर पॉइंट लिखोगे। फिर आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर। तो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको ये कल पढ़ा दिए थे, 2 क्वेश्चन यहां पर पढ़ाना है आपको ये वाले क्वेश्चन कि सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे। तो सबसे पहले सिकंदर के बारे में लिखना। सिकंदर जो कि एक यूनान का, ठीक है, यूनान का राजा था, ठीक है, जिसने भारत में लगभग 326-27 ईसा पूर्व के आसपास आक्रमण किया था। ये चीज आप पहले यहाँ पर लिखोगे इसके बारे में, ठीक है। ये था जिसकी सफलता के परिणाम। फिर जो परिणाम थे सफलता के वो लिखना, जैसे कुशल नेतृत्व करता था भारतीय प्रांतीय राज्यों में, ठीक है, आपसी वैमनस्य हुआ करता था, ये चीज, इसकी सेना प्रभावशाली थी, ठीक है, ये था। तो ऐसे जो पॉइंट्स मैंने अभी सफलता के बताए ना आपको, वो पॉइंट्स आप यहाँ पे इस तरह से कोट करोगे। ईरानी आक्रमण के दौरान भारत पे पड़े प्रभाव। ईरानी आक्रमण, तो सबसे पहले ये डालना, भारत पर पहला ईरानी आक्रमण साइरस के द्वारा लगभग 550 ईसा पूर्व के पास हुआ था। इसके निम्न प्रभाव भारत की संस्कृति पर पड़े, पहला। फिर यहां से पहले पॉइंट्स में लिखना ईरानी प्रभाव जो हमारे भारत पर पड़े, जैसे कि महिला अंगरक्षिकाओं को, ठीक है, स्थापित करना, भारत में गांधार शैली का विकास होना, इसके साथ साथ अभिलेख लिखने की प्रथा का प्रचलन शुरू होना, ये पॉइंट हो गया। चौथे में आप यहाँ पर क्या डाल सकते हो, ब्राह्मी लिपि का विकास होना, ये आप पॉइंट डाल सकते हो। तो इस तरह से 4-5 पर्दा प्रथा के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये प्रथा हो गया। ईरानी सभ्यता को अपनाया, ब्रैकेट में बाल धोने की प्रथा, राजा के बाल धोने की प्रथा, ये कुछ ईरानी प्रभाव थे जो हमारे भारत की संस्कृति पर पड़े थे। इनको पॉइंट्स में आप लिखोगे। फिर आता है सिकंदर के द्वारा किए गए आक्रमणों पर एक लघु लेख लिखना है। तो वही पहले इंट्रोडक्शन आएगा। सिकंदर जो कि एक यूनान का आक्रमणकारी था, जिसने भारत पर लगभग 327-28 ईसा पूर्व के आसपास आक्रमण किया था, जिसके प्रमुख आक्रमण करके पहला यहाँ पर आप लिख देना कैथोलिक जनजाति के ऊपर किया था आक्रमण। दूसरा लिख देना झेलम नदी के पास पोरस के साथ वितस्ता का युद्ध। तीसरा आक्रमण यहाँ पर लिख देना चिनाब नदी के पास, है ना, कैथोलिक जनजाति के साथ हुआ। तो इस तरह से जो 3-4 आक्रमण मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनको आप यहाँ पर कोट कर दोगे। तो ये एक तरीका रहेगा आपके आंसर्स को लिखने का। ये रहेंगे 5 आंसर। तो ये वाला हमारा टॉपिक अभी एंड होता है। अब पढ़ रहे हैं हम मौर्य साम्राज्य। खत्म नहीं हुआ है, नहीं तो आप सोच रहे हो कि सर अब तो क्लास खत्म हो गई। क्लास खत्म नहीं हुई है डियर, अभी और है क्लास, एंड नहीं हुई है। अभी पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आपको करवाने हैं। इतने थोड़ी है, ये तो अभी एक हिस्सा हुआ है क्लास का। ये पीडीएफ में आपको कल दे चुका था ना। अब पढ़ना है हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, है ना, और इसके बाद अब आपकी कहानी आगे की ओर शुरू होगी मौर्य साम्राज्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भारत में मुक्तिदाता भी कहा जाता है, और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ये सब तो आप जानते ही हो। अब क्या ऐसे कारण थे जिस कारण से इसने भारत में, इसको भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। देखिए हुआ क्या, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य वंश बेसिकली क्या होता है, इतिहासकारों में मौर्य वंश को लेकर परस्पर मतभेद है, ठीक, इतिहासकार में। जो उस समय के धर्म थे, ठीक है, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म, वो इसको अलग अलग मानते थे। जैसे जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, जैसे कि मुद्रा राक्षस हो गया जो विशाख दत्त ने लिखी थी, और विष्णु पुराण हो गया, उसमें मौर्यों के लिए शूद्र कहा गया है कि ये लोग शूद्र जाति के होते थे। बेसिकली ये क्या करते थे, मोर को पालते थे। मोर को पालना, मोर के पंख बेचना, मोर के पंखों से जो भी डिजाइन बनती है उसको बनाना, और उसके कारण इनका नाम मोर से मौर्य पड़ गया, और फिर आगे जाके हम इसको मौर्य बोलने लगे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहानी है। ब्राह्मण ग्रंथ इनको शूद्र मानते हैं। पर अगर मैं आपको यहाँ पर लिखूं, एक चीज और थी, ठीक है, मोर, इनको एक तो मोर पालने के कारण धनानंद का एक दासी के साथ अफेयर था, ठीक है, उस दासी का नाम मूरा था। तो उसी से चंद्रगुप्त मौर्य की मतलब पैदा हुए थे।
तो चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि उस दासी को भगा दिया था धनानंद ने, तो समाज में काफी ज्यादा अपमान झेलना पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य की माँ को। तो वो अलग दूर रखी थी और वो चाहती थी कि जो चंद्रगुप्त था आगे जाके वही गद्दी पर बैठे। तो फिर वो किनसे, चाणक्य से मिलती है और चाणक्य को ही इस लड़के को दे देती है। वो पूरी अपनी व्यथा बताती है। फिर चाणक्य ने ही उनको एश्योर किया था कि हाँ मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और फिर उन्होंने इसी हिसाब से चाणक्य ने ट्रेंड किया चंद्रगुप्त को कि वो आगे जाके मौर्य वंश पे बैठे। तो उस मूरा के कारण, अपनी माँ के सम्मान के कारण इसने मौर्य जो सरनेम था वो अडॉप्ट किया था। कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं। तो प्लीज किसी भी चीज को एक सच मत मान के चलना, ठीक है। मोर पालते होंगे या उनकी माँ का नाम मूरा होगा, वट एवर द रीजन, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। जो चीजें जानने की हैं वो भी, जो चीजें नहीं जानने की हैं बट स्टोरी फॉर्मेशन में जो कहते हैं ना हेल्पफुल होती हैं, वो चीज भी बता दूंगा, क्योंकि डिबेटेबल टॉपिक भी आ जाते हैं कई बार। तो ब्राह्मण ग्रंथ में इनको क्या मानते हैं, शूद्र माना जाता है। तो विष्णु पुराण हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, इसमें इनको शूद्र यहाँ पे कहा गया। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य में जैसे बृहत कथा मंजरी हो गया, ठीक है। इसके अलावा परिशिष्ट पर्वन हो गया जो कि हेमचंद्र ने लिखा हुआ था, ठीक है। तो इनमें इनके लिए क्या बोला गया है, जैन धर्म में इनको क्षत्रिय माना गया है कि जो मौर्य थे बेसिकली वो क्या थे, क्षत्रिय थे। तो जैन धर्म भी क्षत्रिय मानता है। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, दिव्यदान है, ठीक है, उसमें भी यहाँ पर मौर्यों के लिए क्या कहा गया है कि ये क्षत्रिय हुआ करते थे। तो मौर्य जाति को लेकर यहाँ पर परस्पर मतभेद है, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग इनको नाम बताते हैं। अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में और इसकी समय के जो टाइम पीरियड था। तो चंद्रगुप्त के साम्राज्य के बारे में जानकारी के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें सबसे पहला प्रमुख स्रोत आता है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, पहला स्रोत था। दूसरा स्रोत था मेगास्थनीज ने जो किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, ये दूसरा स्रोत कहलाता है, जो हमें मौर्य काल के समय की राजनीतिक जीवन और मौर्यों के बारे में जानकारी देता है। तीसरा स्रोत आता है मुद्रा राक्षस, जिसको विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, जो हमें मौर्यकालीन जीवन के बारे में जानकारी देता है। तो ये तीन तो प्रमुख हो गए। फिर उसके बाद जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, उसके अलावा पुराण हो गया और जो विदेशी लेखक थे जैसे जस्टिन हो गया, प्लूटमार्क हो गया, एरियन हो गया। तो ये उस समय के लेखक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से, ठीक है, यहाँ पर संबोधित भी किया। मैं आपको बताऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारे नामों से जाना जाता था, केवल एक ही नाम नहीं था इसका, सेंड्रिकोटस, ऐसे भी कुछ नाम आगे जाके आपको मिलेंगे। ओके, तो ये कुछ विदेशी साहित्य थे और देसी साहित्य थे जो हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य था क्या। तो जैसा मैंने आपको की स्टोरी में बताया कि इसकी माँ मूरा थी, ठीक है, जिनका अफेयर था या फिर उनको अलग कर दिया गया था धनानंद के द्वारा। तो होता है क्या, जब सिकंदर का आक्रमण हमारे भारत पे हो रहा होता है लगभग 327 के आसपास, उस समय क्या होता है कि धनानंद के पास चाणक्य जाते हैं और बोलते हैं कि चाणक्य उस समय क्या थे। चाणक्य के बारे, अगर इतिहास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली जो चाणक्य थे ना, ये साउथ के रहने वाले थे। साउथ में मतलब हमारे दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत में अगर आप कभी गए होंगे, तमिलनाडु कर्नाटक साइड गए होंगे, तो वहां वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, थोड़ी सी गर्मी वहां पर ज्यादा होती है। तो इस कारण वहां पर जितने भी जो पर्सन्स होते हैं ना, उनका थोड़ा सा जो कलर मिलेगा ना आपको, वो थोड़ा सा डार्क मिलेगा, ठीक है। जो कलर होता है साउथ के पर्सन्स का वो डार्क होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, सभी के कलर एक से होते हैं, वहां पर थोड़े से डार्क कलर के होते हैं। तो चाणक्य की जो बहन थी वो गुम गई थी। कर्नाटक के पास इनका चाणक्य का जन्म हुआ था, तो इनकी बहन गुम गई थी। तो इनकी बहन को ढूंढते ये कहां तक पहुंच गए थे, धनानंद के दरबार में पहुंच गए। अब चूंकि चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की, ठीक है, बच्चे थे ये उस समय, तो धनानंद के दरबार तक पहुंचे। फिर ये चूंकि एक ब्राह्मण थे, तो इनको शिक्षा प्राप्त करने कहां भेज दिया गया, तक्षशिला भेज दिया गया, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आता है। तक्षशिला पहुंचते हैं चाणक्य, वहां पे शिक्षा अर्जित करते हैं, ठीक है, काफी समय तक रहते हैं। फिर जब इनको पता चला कि बाहर से आक्रमण होने वाले हैं हमारे ऊपर, पहले डेरियस का आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद सिकंदर के आक्रमण की जब सूचना मिलती है, तो चाणक्य क्या करते हैं, धनानंद को बताने जाते हैं कि भैया आपके साम्राज्य पे आक्रमण होने वाला है। तो धनानंद कहते हैं कि पहले ये बताओ तुम हो कौन। उस समय धनानंद के यहाँ पर क्या हो रहा था, ब्राह्मण भोज चल रहा था। अब चूंकि चाणक्य भी ब्राह्मण थे, तो उस ब्राह्मण भोज में ये जाकर बैठ जाते हैं। तो ब्राह्मण भोज में राजा स्वयं आता है, ब्राह्मण के पैर वगैरह पड़ता है और उनको गिफ्ट वगैरह देता था। तो जैसे ही यहाँ पर वो चाणक्य के पास पहुंचता है धनानंद, तो उसको हिल ठीठी करके उनका खूब मजाक उड़ाया कि देखो कैसा है, काला कलर का ब्राह्मण है ये वो। अब चूंकि वो काले कलर के क्यों थे, क्योंकि वो साउथ के थे,
इसी कारण उनका कलर डाउन था। ठीक है, फिर चाणक्य से मतलब उनका मजाक उड़ाया, चाणक्य ने उस चीज को सहन कर लिया। फिर चाणक्य से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो क्या, तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर आया था आपको बताने के लिए कि जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है वहां पर डेरियस का और सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, तो मैं आपको सचेत करने के लिए आया हूं। तो बहुत मजाक उड़ाया जाता है चाणक्य का, वहां पर काफी मजाक उड़ाते हैं। तो चाणक्य ने फिर अपनी वहां पर शिला खोली, जो चोटी उस समय ब्राह्मण्स रखते थे, बाकी पूरा टकला करा के रखते थे वो, केवल यहाँ पर उनकी एक शिला होती थी जो काफी बड़ी होती थी, आपने काफी मूवीज में देखा होगा। तो केवल यहाँ पर वो अपनी एक शिला को रखते थे, तो उस समय वो बांध के रखते थे, जैसे बन बना के जूड़ा बना के ऐसे रखा करता था। तो उन्होंने अपनी शिला को खोल दिया और उन्होंने बोला धनानंद से कि अब ये जो मेरी शिला है ये तभी बांधी जाएगी जब मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। उन्होंने भरे दरबार में धनानंद को ये चीज यहां पर बोला। अब चूंकि ब्राह्मण थे, ठीक, तो ब्राह्मण को ना वो सजा दे सकता था धनानंद, ना वो उनको क्या कर सकता था, किसी प्रकार का कोई दंड या कारावास में डाल सकता था। ये बात वहां पर बोलकर चाणक्य जी निकल आए धनानंद से। ठीक है, धनानंद से बोलकर निकले वो कुछ समय तक जंगलों में भटकते हैं। उसी समय उनको वो मूरा मिली, मूरा के साथ बैठे। तो मूरा से जब चाणक्य की बातचीत चल रही थी यहाँ पर सारी चीजें, तो मूरा ने बताया कि ये मेरा बेटा है और किस तरह से बेटा पैदा हुआ। और उस समय जब चाणक्य ने देखा चंद्रगुप्त मौर्य को, तो चंद्रगुप्त मौर्य बेसिकली क्या कर रहे थे, बच्चों के साथ गेम खेल रहे थे। ठीक है, जिसमें राजा मंत्री चोर सिपाही वाला गेम था और चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने हुए थे। ठीक है, तो चाणक्य को लगा कि यार इस व्यक्ति में जरूर कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, इसका जो एप्टीट्यूड लेवल है ना वो बहुत हाई है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। तो इससे फिर उन्होंने क्या किया था, मूरा को कुछ पैसे देकर खरीद लिया। तो उसको ये मत समझो कि पैसे देकर खरीद लिया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक दरिद्र परिवार से थे, तो उन्होंने कुछ भरण पोषण के लिए कि आप ये रखो, मैं आपके बच्चे को अच्छा पढ़ाऊंगा। और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय पैसे का मतलब कहते हैं ना, यही अपनी माँ को और परिवार को कमा के देते होंगे पैसे। तो चाणक्य ने कुछ पैसे दिए इनकी मां को और फिर इनको यहां पर ले लिया। ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैं जो आपको स्टोरी बता रहा हूं इसमें मतभेद है, कुछ इतिहासकार अलग चीज की पुष्टि करते हैं, तो इसको सही मत मान के चलना एक ही एक चीज को। ठीक है, इसके दो पक्ष हो सकते हैं, कुछ इतिहासकार, कुछ और आप एजुकेटर से पढ़ोगे जो हिस्ट्री की वीडियोस और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, वो आपको कुछ और चीज बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मत कहना कि सर अंकुर सर ने ऐसा बताया था और आप ऐसा बता रहे हो, ये डिबेटेबल है। वो भी कह रहे हैं या जो मैं कह रहा हूं ये भी सही ना हो, कोई तीसरी बात भी सच हो सकती है या चौथी बात भी सच हो सकती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ प्रमाण नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं वो ही सही है। मैं पीएचडी होल्डर्स की जो थीसिस है मैं उसको पढ़कर आपको वो चीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब वो भी तो उस टाइम पीरियड पे नहीं थे ना, तो ये सारी चीजें साक्ष्यों के आधार पर और उनके अभाव के कारण इनकी पुष्टि नहीं है सही तरीके से। ओके, तो स्टोरी फॉर्मेशन के हिसाब से आप इसको लेना, एकदम बिल्कुल सच मान के मत चलना, और किसी से जो मैंने कहानी सुनाई है लड़ाई मत करना किसी से भी जाके इस चीज को लेकर। ओके, हुआ क्या, तो चाणक्य ने ठीक है उनको क्या किया, खरीद लिया या फिर कुछ भरण पोषण का भत्ता देकर उनको ले लिया। फिर चाणक्य ने यहाँ पर ट्रेंड करना चालू किया, चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड यहाँ पर करते हैं। भारत पर आक्रमण होता है उसी समय पर, सिकंदर का भी। अब जब चाणक्य यहाँ पर इनको ट्रेंड यहाँ पर करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, तो धनानंद के ऊपर ये क्या करते हैं, सीधा ठीक है आक्रमण कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले एक सेना जोड़ी, छोटी सी सेना यहाँ पर जोड़ते हैं, सेना जोड़कर सीधा पाटलिपुत्र के ऊपर अटैक कर दिया। धनानंद के ऊपर सीधा गए और पाटलिपुत्र के ऊपर अटैक करा। इतने बुरी तरीके से हारे थे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इतनी बुरी तरीके से हारे थे ये कि इनको अपनी जान बचाने की पड़ गई। जान बचाने की पड़ गई मतलब भागे, वहां से जंगलों में भागे। ठीक है, पीछे धनानंद की सेना ढूंढ रही है कि वो काला ब्राह्मण कहाँ है, उसको ढूंढो, वो अटैक करने आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी भाग रहे हैं उनके साथ, छिपे कहीं जाके एक आश्रम में छिप गए। अब चूंकि ब्राह्मण थे, ठीक है, तो इनको मतलब जगह मिल गई आश्रम में, ऋषि मुनि के पास जाते हैं। ठीक है, अब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का सम्मान हर जगह होता है, आज भी होता है। ठीक है, और उस समय भी होता था काफी ज्यादा। तो ब्राह्मण किसी के घर में अगर रुक रहा है, अगर कोई रह रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात कहलाती थी। ब्राह्मण अगर खुद बिना बुलाए किसी के घर में जा रहे हैं, तो ऋषि मुनि के आश्रम में जाते हैं, ये वहां पर रहते हैं कुछ दिन तक। ठीक है, कुछ दिन रहने के बाद जब ये इनकी बात फैली कि चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर किसी ने आक्रमण किया ये वो, तो ऐसे क्या हुआ कि वो रात के समय पे खाना खा रहे थे, ठीक है, ऋषि मुनि के समय पे। तो यहाँ पर भी एक कहानी चलती है। तो कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि हुआ क्या था कि जब ये खाना खा रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य, तो उनके पीछे जो ऋषि थी, उनकी महिला खाना बना रही थी, तो उनका बेटा भी खाना खा रहा था उस समय।
ठीक है, उनका बेटा भी। तो वो क्या कर रहा था बेटा, बीच में रोटी के से वो कट्टू बना लेते हैं ना, ठीक है, तो गरम रोटी की कट्टू बना के बीच में खा रहा था और जल गया था, उसका चेहरा जल रहा था बार बार, जीभ उसकी टंग जल गई। तो उसने बोला कि क्या तुम भी बिल्कुल चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे मूर्ख हो क्या, कि जो रोटी को बीच में से खा रहे हो गरम है, उसको साइड से खाओ ना, साइड से खाओ। तो रोटी और खीर को लेकर ये एक किस्सा चलता है। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वो रोटी नहीं खीर खा रहा था, ठीक है, तो खीर को साइड से खाना था, ठीक है, तो वो बीच में से उठा के खाता, जबकि खीर या कुछ भी होता है ना, हम साइड से तोड़ के खाते हैं ना, कि बीच का हिस्सा गर्म होगा साइड से। तो इसी तरह से कहानी यहाँ पर ये निकल कर आती है कि जब वो खीर खा रहा हो या रोटी खा रहा हो ऋषिवर का लड़का, तो उनकी माँ ये बोलती कि तुम भी क्या चाणक्य और चंद्रगुप्त के जैसे मूर्ख हो क्या, जो बीच में से गर्म रोटी खा रहे हो, साइड से खाओ। ये बात चाणक्य के दिमाग में आ गई। चाणक्य बोलते हैं कि क्यों ना मैं जहां पे उत्तर पश्चिम प्रांत पे, ठीक है, यहां पे जो आक्रमण किया था विदेशियों ने, यहां से शुरुआत करूं, ठीक है। तो उसी समय सिकंदर के आक्रमण के कारण ये जो क्षेत्र था वो कैसा था, कमजोर हो चुका था, और चाणक्य ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी, तो वहां की हर जनजाति इनको जानती थी क्योंकि गुरु थे वहां के। तो धीरे धीरे फिर चाणक्य ने क्या किया, सेना को एकत्र करना शुरू करा, कहां पर, उत्तर पश्चिमी प्रांत से। फिर सेना को इकट्ठा करके लेकर आए वो, ठीक है। फिर 223-24 के आसपास उन्होंने घनानंद के ऊपर अटैक किया। अब घनानंद जो था उसी के उस समय प्रजा के ऊपर बहुत अत्याचार करता था, बहुत सारे टैक्स वगैरह ले लिए थे, इसका शासन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसी कारण से फिर इसने घनानंद को हराया, मार डाला, और मार डालने के बाद फिर मौर्य वंश की स्थापना की। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जितना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के पास था ना, उतना बड़ा साम्राज्य तो अंग्रेजों के पास भी नहीं था हमारे भारत में जिन्होंने राज किया उतना बड़ा, और जितना बड़ा अशोक के पास था उतना बड़ा तक साम्राज्य नहीं था। तो ये था एक अशोक की स्टोरी, जो चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो काफी अत्याचारी था। चाणक्य के बारे में मैं 2-3 चीजें बता ही चुका हूँ कि चाणक्य के जो पिता थे इनका नाम था महर्षि चणक। चाणक्य के जो पिताजी थे इनका नाम था महर्षि चणक। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त हुआ करता था। फिर आगे जाके इनका नाम कौटिल्य पड़ा। कौटिल्य का बेसिकली मतलब होता है जिसकी कुटीर बुद्धि होती है, बहुत तेज बुद्धि होती है, उसको यहाँ पर कौटिल्य बोला जाता है। पुराणों में एक और अन्य नाम भी चलता है जो चाणक्य के लिए बोला जाता है, वो बोला जाता है द्विज ऋषभ। द्विज ऋषभ का मतलब होता है जो बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, द्विज ऋषभ करके वो इनको बोला गया। और भारत का मकैया बोली जो इनके द्वारा लिखित किताब है, अर्थशास्त्र को बोलते हैं, जो कि 15 खंडों में विभक्त है और लगभग इसमें 180 प्रकरण, ठीक है, चैप्टर्स, फिर उसके बाद सब टॉपिक्स और 6000 के आसपास श्लोक्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि पूरे चंद्रगुप्त मौर्य और राजनीति के ऊपर डील करते हैं। तो ये इनकी एक किताब थी यहाँ पे। फिर इसी किताब में चंद्रगुप्त मौर्य के जो समय पे जो कहते हैं ना सप्तांगी सिद्धांत होता है। सप्तांगी सिद्धांत मतलब राजा के जो 7 कार्य होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सप्तांश सिद्धांत अर्थशास्त्र में लिखा गया, इसके बारे में थी चीजें। आइए अब आगे आपको बताते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठते हैं तो लगभग 322-323 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने, ठीक है, धनानंद को हराया। हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना करने के बाद जो जस्टिन हो गए, एरियंस हो गए, ठीक है, ऐसे कुछ इतिहासकार थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ अलग अलग नामों से बोला है। जैसे कि एक इतिहासकार थे, उन्होंने सेंड्रिकोटस बोला है, स्ट्रैबो और एरियन ने यहाँ पर एंड्रोकोटस बोला हुआ है, प्लूटमार्क ने भी सेंड्रोकोटास बोला है। इस तरह के कुछ नाम थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चीजें निकली हैं, ठीक है। तो देख लो, सामान्य परिचय ये बता दिया है आपको, ठीक है। विदेशी कूटनीति से शुरुआत इनकी होती है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्रमुख स्रोत कौटिल्य हो गया, मैगस्थनीज हो गया, है ना, मुद्रा राक्षस हो गया, प्राचीन भारत को शक्तिशाली बनाया, स्थापना का श्रेय, ठीक है, चाणक्य को जाता है। ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको जनरल दे रखे हैं। फिर भारत में राजनीतिक एकता प्राप्त हुई, सर्वप्रथम राजत्व की अवधारणा, अर्थशास्त्र में वर्णित राजत्व का मूल सिद्धांत, वही सप्तांश सिद्धांत, हर्यक वंश, शिशुपाल वंश के बाद, ठीक है, नंद वंश और मगध पर शासन हुआ। तो ये कुछ वंश थे। अब इसके बाद हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ चीजें पढ़नी थी। तो ये कुछ प्रमुख शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है। फिर मैं बिंदुसार पढ़ाऊंगा और अशोक पढ़ाऊंगा। तो ये इनके टाइम पीरियड है और इनको अलग अलग नामों से जो जाना जाता था, सेंड्रिकोटस, अमित घात, सहसेन, बुद्ध शाक्य, अशोक वर्धन, देवनाम प्रियदस्य, ठीक है, मत्स्य अभिलेख में मिलता है ये नाम। ये इनके कुछ उस समय के शासक थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य पहले खत्म करें, फिर बिंदुसार पे पहुंचेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड लिखा है,
घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, मारियों का नियंत्रण उत्तर पश्चिम क्षेत्र था। मारिय मतलब जो इनकी जनजाति थी। ठीक है, मारियों से ही मौर्य करके बना हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर रहते थे। फिर संबंध मौर्य जाति से, जिसे निम्न जाति कहा गया है। विष्णुगुप्त चौटिल प्रधानमंत्री थे, जैन धर्म को मानने वाले थे, शासन व्यवस्था का निर्माण, और 6 लाख की सेना थी, ऐसा कहना था प्लूटमार्क का। ठीक है, ये चीज बारे थी। तो ये था एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, वो शायद दूसरे पेज में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? अशोक का दम, यूनानी आक्रमण, ये यूनानी आक्रमण के प्रभाव जो मैंने बताए थे, क्वेश्चन बनाया था ना मैंने अभी आपको, ये यूनानी आक्रमण के प्रभाव यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे। गांधार मूर्ति कला, ये हो गया, रंगमंच हो गया। यवनी का मतलब होता है पर्दा, पर्दा प्रथा है ना, जब हमारे यहाँ पे थिएटर में पर्दा चालू होते हैं। ये पीडीएफ आपको दे रखी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। तो ये उस समय की कुछ किताबें हैं, कुछ अधिकारी हैं, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा था ना, ये तीर्थ वाला क्वेश्चन 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, तीर्थ क्या होता है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की विजय देख रहा था मैंने यहाँ कहीं ऐड किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में हाँ, तो ये मगध की पुनः विजय मैं आपको बता चुका हूँ। मगध पे पुनः विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार की थी। पहली बार में हार गया था, फिर दूसरी बार में पहुंचा, तो ये पुनः विजय का पूरा लिखा हुआ है, धनानंद को हटाया। फिर चंद्रगुप्त की यहाँ पर कुछ दक्षिण विजय के बारे में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख विजय, यहाँ पे दे रखा है। तो पहली हो गई मगध की पुनः विजय, फिर उसके बाद होती है दक्षिण की पुनः विजय। तो दक्षिण में विजय शक्ति का स्पष्ट प्रमाण का अभाव है। यहाँ पे हमें चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण की विजय के बारे में जानकारी नहीं मिलता है, पर कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण में भी प्रभाव था, क्योंकि इनका जो अंतिम समय था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो श्रवणबेलगोला वाला जो हिस्सा है ना, कर्नाटक वाला हिस्सा, वहां पर इनका अंतिम समय बीता था। जब अंतिम समय वहां पे बीता है, डेट मीन्स कि वो हिस्सा इन्हीं के पास ही तो होगा। तो सबसे पहले आरंभिक विजयों के बारे में बात करते हैं। तो ये मगध की पुनः विजय मैंने आपको बता ही दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य की। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो सेल्यूकस के साथ इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ 304-305 में युद्ध हुआ। इस युद्ध के पीछे कारण क्या थे कि सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, थल सेनापति था। तो सेल्यूकस निकेटर बेसिकली हुआ क्या था कि जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं था, तो सेल्यूकस हो गया, न्यारकस हो गया, और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था एंटीगोनस। इनके बीच में एक एम्पस की लड़ाई होती है। तो सेल्यूकस निकेटर को जो ईरान और इराक वाला हिस्सा था ना, पाकिस्तान वाला हिस्सा, ये हिस्सा मिल जाता है। नियारकस वो यूनान और ग्रीक वाला हिस्सा ले लेता है, और एक और जो सेनापति था एंटीगोनस, वो वाला कौन सा, जो सीरिया और इजिप्ट वाला हिस्सा है, वो उसके ऊपर कब्जा करके रूल करने लगते हैं। ठीक है, फिर सिकंदर के मौत के बाद सेल्यूकस ईरान और इराक के पास रूल कर रहा है। ईरान और इराक जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते थे अपने। तो सेल्यूकस को लगा कि मेरे जो गुरु थे, मालिक थे जो मेरे सिकंदर, वो भारत के ऊपर अटैक करना चाहते थे। ठीक है, पर कर नहीं पाए थे। तो एक चीज तो ये थी, और दूसरा ये भी भारत के ऊपर आना चाहता था, देखना चाहता था। तो 305 में इसने अपने मालिक सिकंदर का सपना पूरा करने के लिए विश्व विजय का, इसने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो तब जब इसने आक्रमण किया था, जब घनानंद था, तो उस समय के जज्बात, हालात और सारी चीजें अलग थी। अब सब बदल गया। तो इसने अटैक किया, सेल्यूकस निकेटर ने हमारे भारत के ऊपर। जैसे दोस्त अटैक करता है यहाँ पर, है ना, तो एक युद्ध होता है। छोटा ही सा युद्ध था, ज्यादा बड़ा युद्ध यहाँ पर नहीं होता है। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की बहुत बुरी तरह से हार होती है। तो इसको अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करानी पड़ी। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो 4 प्रांत थे, 4 प्रांत मतलब कि जो एरिया, जो आज का हेरात वाला हिस्सा हो गया, है ना, अराकोशिया, उस समय कांधार को अराकोशिया कहा जाता था, वो हिस्सा हो गया। और जॉर्डिया, जो बलूचिस्तान, पाकिस्तान का जो बिल्कुल ईरान और इराक से बॉर्डर लगा हुआ है ना, बलूच जो उस समय वहां पे भी बहुत वो कर रहे हैं, अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, तो उसको जॉर्ड्रीशिया कहा जाता था। तो बलूचिस्तान का वो वाला हिस्सा हो गया। और एक और हिस्सा हो गया काबुल का हिस्सा। तो ये हिस्से सब चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए जाते हैं। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देता है,
ठीक है, और अपना क्या बना लेता है, दामाद बना लेता है। तो एक ये वजह थी। फिर दक्षिण की वजह की कोई भी हमारे लिए प्रमुख प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलते हैं कि दक्षिण में इसकी विजय रही होगी। फिर राज्य विस्तार देख लो, तो राज्य विस्तार कैसा था, हिमालय से लेकर मैसूर तक, पश्चिम में हिंदकुश से हिंदुकुश लिखा है, हिंदुकुश से लेकर बंगाल तक, ये इतनी सारी इसकी विजय थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो काफी लंबे समय तक इसने शासन किया। तो क्वेश्चन में आपको दूंगा अभी चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक विजय। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर आता है उसका नाम था बिंदुसारा। तो बिंदुसारा को भी पढ़ना है हमें अभी, और इसके बाद हम अशोक को भी कवर करेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर का एंड। अब बिंदुसारा कौन था इसके बारे में पढ़ लो। तो बिंदुसारा जो कि 298 से लेकर 272 तक इसने यहाँ पर रूल किया था। बिंदुसारा को भी कुछ नाम है, जैसे अमित्रचेटस हो गया, अमित्रचेटस के नाम से इसको जाना जाता है, भद्रसार हो गया, सहसेन हो गया, है ना। तो ये इसके कुछ नाम थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी तो हो गई हेलेना, ठीक है। जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था दुर्धरा, तो दुर्धरा से इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये ऐसा जैन ग्रंथ जो परिशिष्ट पर्वन है ना, हेमचंद्र ने लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि बिंदुसार की माँ का नाम क्या था, दुर्धरा यहाँ पे था। अब होता है क्या, बेसिकली इस चीज को यहाँ पर आप समझो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, कि दुर्धरा जब प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तो महिलाओं में बेसिकली क्या होता है, अपने पति को लेकर थोड़ी सी कॉन्शियस होती हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो खाना था वो चाणक्य बनवाया करते थे। चाणक्य के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य का खाना तैयार किया जाता था। तो होता है क्या कि जब महिलाओं का काम क्या होता है, अपने पति के लिए सबसे मेन चीज जो उस समय काम होता था वो पति के लिए खाना खिलाना, ठीक है, अच्छा भोजन देना। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ एक कहानी होती है, एक मैंने टीवी में एक ऐड सुना था कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। मतलब कि अगर आप अच्छा खाना खिला रहे हो, अच्छी चीजें दे रहे हो ना, तो दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, ऐसा एक सुनने में आया था। ओके, तो होता है यही। तो पेट का रास्ता तो महिलाओं को ही बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, जो दिल तक जाएगा रास्ता। तो उस समय बेसिकली क्या था कि जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को खाना देते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य का खाना अलग से बनाया जाता था और चाणक्य बनवाते थे, और स्पेशल खाना रहता था। तो उनकी मतलब वाइफ्स जितनी भी थी, दुर्धरा हो गया, है ना, हेलेना हो गया, और बाकी की जो वाइफ्स थी, तो वो ये सोचती थी कि यार ये चंद्रगुप्त मौर्य हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते, ऐसा क्या लगाव है अपने गुरु और चाणक्य के साथ जो उनके साथ खाते हैं। तो दुर्धरा पे एक दिन रहा नहीं गया। दुर्धरा ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य का खाना तैयार हो रहा था, वो गई और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का खाना खा लिया। अब बाद में जैसे उन्होंने खाना खाया वो बेहोश हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य का खाना खाने के तुरंत बाद वो बेहोश हो जाती हैं। जैसे ही पता चला, हल्ला हो गया, ठीक है। उस समय वो प्रेग्नेंट थी, लगभग 8वां महीना उनका उस समय चल रहा होगा, 8वां या 9वां महीना। जैसे ही पता चला, हल्ला हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का खाना खाकर बेहोश हो गई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तुरंत अपने गुरु को बुलाया। कहते हैं, गुरुवर ये क्या हो गया है, इन्होंने मेरा खाना खाया, ये बेहोश हो गई। तो चाणक्य ने उनकी नब्ज को देखा, टेस्ट किया उनकी नब्ज को। वो बोलते हैं या तो बच्चा बचेगा या फिर आपकी ये वाइफ है, ये तो इनको बचाना मुश्किल है, बच्चे को तो हम बचा सकते हैं, वाइफ की हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ जो दुर्धरा थी, उनका लेवर ऑपरेशन चाणक्य ने किया था। ये हमारे भारत का सबसे पहला ऑपरेशन था। विदेशों में तो इसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है डियर, हमारे भारत में सबसे पहले लेवर ऑपरेशन किया गया था जो कि चाणक्य ने किया था। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि शरीर के अंदर की चीजों का भी कितना ज्ञान होगा उनके लिए। तो चाणक्य इसीलिए नहीं कहते हैं उनको, ओके। उन्होंने लेवर ऑपरेशन किया, लेवर ऑपरेशन करके उस बच्चे को बाहर निकाला। जब वो बच्चा बाहर निकला तो उसका जो सिर था वो आधा काला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य डर गए एकदम से, देखे कि एक तो मेरी बीबी खत्म हो गई दुर्धरा, और ये जो बच्चा है इसका सिर आधा काला क्यों है। तो फिर चाणक्य ने बताया कि मैं आपके खाने में आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देता था कि आप बीमार ना हो, बीमार ना होने के बाद क्या हो, आपको अगर कोई जहर दे के मारना भी चाहे, ठीक है, तो आपको क्या हो, वो जहर असर ना करे। जैसे कोई व्यक्ति अगर नीम खाता है, ठीक है, तो नीम खाता है तो उसके ऊपर कभी भी आप देखना जो एलोपैथिक दवाइयां होती हैं उसका असर नहीं होता है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा mg की दवाइयां यहाँ पर खानी पड़ती हैं, ये चीज होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था चाणक्य के द्वारा। जो ही जहर जब उनकी वाइफ ने खा लिया तो बच्चे के ऊपर वो जमा हो गया था ऐसा सिर, तो सिर के ऊपर एक बिंदु बन गया था। तो उसी कारण से इनका नाम बिंदुसार यहाँ पर पड़ा। तो बिंदुसार जो थे, आगे जाके जब पता चलता है कि इनकी माँ की हत्या, ठीक है, किसने कर दी थी, चाणक्य ने कर दी थी। तो बिंदुसार इस चीज से इतना नाराज होते हैं,
ठीक है, कि वो चाणक्य का अपमान करके हटा देते हैं। हालांकि चाणक्य के बाद फिर इनका एक और जो शिष्य था, है ना, क्या नाम था उसका, राधा करके नाम था, कुछ नाम था, ठीक है, वो प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है, राधा गुप्त बनते हैं प्रधानमंत्री। ओके, चाणक्य को हटा देते हैं और फिर बताते हैं कि चाणक्य जब चाणक्य को हटा दिया जाता है बिंदुसार के द्वारा, तो वो जंगल में जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं और फिर वहीं उनकी डेथ हो जाती है। कुछ बोलते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, जो भी रहा हो। ओके, तो ये बिंदुसार के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा आपको बताया कि बिंदुसार कौन थे, ठीक है। 27 इनके टाइम पीरियड पे कुछ भी नहीं पढ़ना, इनने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। पिताजी के द्वारा जो इनको संपत्ति दी गई थी उसी संपत्ति को इन्होंने अच्छे से संभाल के रखा। हाँ, कुछ चीजें आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि बिंदुसार के टाइम पे तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो इन्होंने अपने भाई सुसीम को भेजा था वहां पे, ठीक है, अपने भाई नहीं बेटे को, सुशीम को भेजा था, पर सुशीम ने मना कर दिया। सुशीम ने बोला वहां कहाँ इतनी सारी नदियों को पार करके हम जाएंगे। तो फिर इन्होंने किसको भेजा था, अशोक को भेजा था। अशोक उस समय उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था, तो अशोक गया तक्षशिला के विद्रोह को शांत करने, तो अशोक का वहां इतना अच्छे से सम्मान किया सबने फूलों के साथ, ठीक है। तो जब इन्होंने भेजा था, ठीक है, विद्रोह को शांत करने अशोक का, उसी समय बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। हाँ, बिंदुसार के लिए एक चीज आपको और याद रखना है कि बिंदुसार के टाइम पीरियड पे जो सीरिया के राजा थे एंटियोकस फर्स्ट, तो एंटियोकस फर्स्ट से बिंदुसार ने, ठीक है, 4 चीजें मांगी थी। एक मंजिरा मांगी थी, एक अंजीर मांगा था, एक दार्शनिक मांगा था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, तो दार्शनिक को छोड़कर एंटियोकस ने सारी चीजें भेज दी थी। अब ये एंटियोकस कौन था, एंटियोकस फर्स्ट सेल्यूकस निकेटर का बेटा था, याद रखना। फिर एंटियोकस सेकंड आएगा, वो इसका बेटा था। तो ऐसे 3 एंटियोकस थे। तो सेल्यूकस निकेटर का बेटा था एंटियोकस फर्स्ट, जो कि बिंदुसार का कंटेम्परेरी था, ओके, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त का था। तो एंटियोकस फर्स्ट से इन्होंने ये 3-4 चीजें मांगी थी, तो दार्शनिक को मना कर दिया। बाद में एंटियोकस को याद आया कि हम किसको मना कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के को, जिसको हमारे पिताजी से हारे थे, बाद में भेज दिया था। तो ऐसा नहीं था कि जो नहीं भेजा हो, तो शुरुआत में मना किया था एंटियोकस ने, बाद में फिर जब पता चला कि ये मौर्य हैं ठीक है, ईरान इराक से भी उड़ा लाएंगे, तो बाद में उन्होंने भेज दिया। डाइमेकस नाम था जिस दार्शनिक को भेजा गया था, ठीक है, इसने भी कुछ किताबें लिखी हुई है, ठीक है। फिर ये था, और एक और राजा था मिस्र का उस समय, फिलाडेल्फस नाम था उस राजा का। तो फिलाडेल्फस ने भी एक डायनोशियस करके एक राजा था, उसको यहाँ पर भेजा था, ओके। तो ये था हमारा कुछ बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार की 1-2 चीजें और हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे प्रधानमंत्री चाणक्य थे, इनके टाइम पीरियड पे राधा गुप्त थे, ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखना, राधा गुप्त के पहले भी एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था खल्लाटक। खल्लाटक को भी इन्होंने कुछ समय के लिए अपना प्रधानमंत्री बनाया था, बाद में हटा दिया था खल्लाटक को। ये था बिंदुसार के बारे में। अब अशोक से मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, अशोक कौन थे, क्या थे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लो जो आज आपको करना है, मैं इसका पार्ट 1 आपको भेज दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज आपको करने हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। ये वाला तो 4 कर लेना। ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव लिख देना, पर्दा प्रथा का प्रचलन, पहला पॉइंट ये लिख देना। दूसरा पॉइंट लिख देना अभिलेखों का प्रारंभ, दूसरा पॉइंट ये डाल देना ईरानी आक्रमण, और तीसरा लिख देना गांधार कला। तो ये तीनों इसके प्रभाव हो गए। सिकंदर के बारे में पूछा है ना, तो लिख देना यूनानी आक्रमणकारी, भारत पर आक्रमण कब किया, 327-28 में। और लिख देना इसके बारे में विशेष में, नियारकस हो गया, सेल्यूकस हो गया। सेनापति, वितस्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध कब हुआ था, लगभग 327-28 के पास। परिणाम लिख देना सिकंदर विजय। राजा पोरस के बारे में लिख देना, है ना, समय लिख देना लगभग 327-28 ईसा पूर्व के पास। फिर यहाँ लिख देना वितस्ता का युद्ध, ठीक है, जिसमें ब्रैकेट में लिख देना परिणाम में हार। और तीसरा लिख देना एक महान नेतृत्वकर्ता, या झेलम नदी के पास इनका साम्राज्य। सेल्यूकस निकेटर के बारे में लिखना है, तो लिखना यहाँ पर पहला लिखना सिकंदर का थल सेनापति। फिर दूसरे पॉइंट में लिखना 304-5 में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे डाल देना सेल्यूकस निकेटर के बाद क्या डाल देना, तीसरा पॉइंट लिख देना, है ना, पर्शिया का शासक, ठीक है, सिकंदर के बाद पर्शिया का शासक, ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। फिर यूनानी आक्रमण के प्रभाव, तो भैया ये तीनों चारों चीजें आपको याद रखना है। तो जिस प्रकार से मैंने अभी आपको ईरानी आक्रमण के प्रभाव पढ़ाए थे ना, उसी तरह से कुछ यूनानी आक्रमण भी था, तो यूनानी आक्रमण के प्रभाव भी आपको याद रखने हैं। आइए तो दिखाते हैं। अभी तक सारी चीजें क्लियर है?
हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह से ही तो लिखोगे। हाँ, इसी तरह से ही कोट होंगी सारी चीजें। बड़ा बेटा सुशीम डाल देना, लिख देना भैया। यूनानी आक्रमण, भाई जो ईरानी आक्रमण में लिखे थे, गांधार का गांधार शैली का प्रभाव है ना, यवनी का प्रचलन जो पर्दा था, और ज्योतिष में, ठीक है, भागीदारी हो गया, ये लिख देना। तो इस तरह से ये यूनानी आक्रमण के प्रभाव हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो मौर्य वंश का संस्थापक, और टाइम पीरियड लिख देना 322 से 298 तक, ठीक है, और पुत्र लिख देना बिंदुसार, ये यहाँ पे डाल देना बिंदुसार, ठीक है। पिता चंद्रगुप्त मौर्य, टाइम पीरियड 298 से 274, और अन्य नाम डाल देना, ठीक है, भद्रसार हो गया ये वो। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य में भी अन्य नाम डाल सकते हो। अशोक, पहले टाइम पीरियड डाल देना इसका, ठीक है, 268 से आगे तक का, जो 225 तक का था। फिर अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शी, और विशेष में डाल देना धम्म का प्रवर्तक। कलिंग युद्ध, टाइम पीरियड 268, मध्य नंदराज एवं अशोक के बीच, परिणाम अशोक विजित। ये तो इस तरह से आप क्या करोगे, ये 3 मार्क्स के आंसर कोट करोगे। ओके, तो उम्मीद है आप सभी को ये सेशंस बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से ही तो बनते हैं यार ये सारे सेशन, तो अच्छा तो लगना भी चाहिए यार। इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रही है हमारी, तो मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी ऑफर है, मेरे कोड पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है डियर, तो फ़ायदा उठा लो यार इस डिस्काउंट का 20% का। एंड सब्सक्रिप्शन लेते टाइम प्लीज़ इसी कोड को यूज़ करना। कॉपीज़ में अभी 2 दिन से चेक नहीं किया, अभी मैं आपकी पूरी जो 18 तारीख से करना है मुझे चेक, तो 18 की कॉपीज़ आज मैं चेक कर दूंगा, फिर 19 की कल कर दूंगा, या 19 की रात में कर दूंगा। ओके, तो प्लीज़ कोड का यूज़ करके ही सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है, 20% डिस्काउंट है। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। ओके, अब रात में मिलते हैं हम 9 बजे, जिसमें आज हमें फिरोज तुगलक के आगे का पोर्शन कवर करना है। थैंक यू सो मच। लाइक तो ज़रूर कर ही दिया करो यार, लाइक शेयर, क्योंकि आपके लाइक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी का? बहुत कम लाइक्स हैं यार। चले, मैं भेज देता हूँ PDF। ओके, तो रात के 9 बजे मुलाकात होती है, तब तक बाय एवरीवन, एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच सृष्टि एंड बाकी सभी कमेंट करने के लिए।